हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम लोगों को बात करनी है प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स, यानी मेल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी कौन सी एज में आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्यूबर्टी होती है उसकी डेफिनेशन अगर हम लोग डिटरमाइन करें तो वो होगी वो एज जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शनल फॉर्म में आ जाते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है वो गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 12 से 15 ईयर के एज में होता है। एंड ये सारा प्रोसेस जो है टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी कंट्रोल करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो क्या होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अपीयरेंस ऑफ माउस्टेज एंड बियर्ड्स एंड हेयर्स ऑन चेस्ट एंड लो पिच वॉइस। तो ये सब थे मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्यूबर्टी वाली जो स्टेज है जब स्टार्ट हो जाती है सेक्सुअल मैच्योरिटी इन मेल्स में, तो वो थ्रू आउट लाइफ उनकी मैच्योरिटी कंटिन्यू रहती है। अब हम फीमेल्स की बात करेंगे तो प्यूबर्टी इन फीमेल्स और सेक्सुअल मैच्योरिटी इन फीमेल्स की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे फंक्शनल होते हैं। इनमें एक साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज ब्लीडिंग साइकिल। जो हमने देखा था कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके उसमें ब्लड वेसल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और उसके वॉल के ब्रेक होने से, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स ब्लड कंटेनिंग होती है, इसलिए ब्लीडिंग जो है उसका फ्लो होता है। मीनार्च जो है वो एक टर्म आती है जो कि किसके लिए आएगी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की स्टार्ट होती है। वो 10 से लेकर 14 ईयर्स के बीच में कभी भी हो सकती है, और अलग अलग इंडिविजुअल पे कभी जल्दी या फिर कभी थोड़ा लेट भी डिले भी हो सकता है। मेल्स की तरह अगर जो मेच्योर फीमेल्स हैं उनमें भी साइक्लिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ये साइकिल स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ अराउंड 45 to 50 ईयर्स, अब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मीनोपोज। पोज मतलब स्टॉप। तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे मीनोपोज। तो इन पे मिनार्च और मीनोपोज पे कई बार मैंने क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, तो ये टर्म्स आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीमेल्स जो है, अगर मीनोपोज की कंडीशन आ गई तो फीमेल्स जो है वो चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती। और मीनार्च और मेंस्ट्रुअल साइकिल और मीनोपोज को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कई कई जगह जीएनएच भी दिया है, कई कई जगह जीएच भी दिया हुआ है। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन भी होता है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं ना। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल जो है वो क्या है। ये सभी प्राइमेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन देखी जाती है, जैसे कि मंकीज एप्स सभी में देखी जाती है। और इसमें क्या होता है कि कुछ सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उस ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, जिसकी वजह से जो है यूट्रस में कुछ ऐसे चेंजेस नजर आएंगे जिसकी वजह से ये साइकिल जिसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम दिया है उसमें उसको देखा जा सकता है, या ओवेरियन। अब ये जो है ये जो साइकिल है, ये जो चेंजेस हैं, ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के कंट्रोल में रहते हैं। और ओवेरी भी कुछ ना कुछ जो हार्मोन है वो सिक्रेट करती है। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स भी जो है ओवेरी सिक्रेट करती है। अगर एक नॉर्मल या हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो अराउंड 28 डेज की वो होती है। लेकिन अप टू 35 डेज जो है उस तक भी अपन नॉर्मल उसको कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, मिडल ऑफ द साइकिल यानी 28 डेज की अगर है तो 14th डे में क्या होगा, एग का रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। एग जो है हर साइकिल में अल्टरनेटिव फॉर्म में, यानी कि पहले एक ओवरी से फिर दूसरे मंथ में दूसरी ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, तो बारी बारी से ये लोग जो हैं वो ओवम को रिलीज करते हैं। साइकिल जो है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड रहती है। तो पहली फेज के बारे में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये स्टार्टिंग जब फर्स्ट डे को जब फर्स्ट जो ब्लीडिंग दिखता है
मेंसेस या लॉस ऑफ ब्लड होता है, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 45 to 100 ml का होता है। और ये ऑन 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 एवरेज 3 to 7 डेज का ये रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो बेसिकली 5 डेज का माना जाता है, लेकिन 7 डेज तक भी किसी किसी के रह सकता है, किसी किसी के 3 डेज, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का, वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और उसके कारण प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में के लेवल में कमी आती है। अब इस वजह से क्या होता है कि ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये सब जो है वो अनफर्टिलाइज जो oocyte रिलीज हुआ है ओवरी से, वो यहाँ आके चिपक जाता है, और फिर वो उसके ब्लीडिंग के थ्रू ही क्या होता है कि वो सारा का सारा फ्लो आउट ऑफ द बॉडी वेजाइना के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू मतलब टेक प्लेस हुआ है, यानी कि मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, जो कि अपन आगे वाले प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे होता है। पर यहाँ तक ये है कि मेंस्ट्रुअल फेज में यही है कि ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा, एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो बहुत थिन हो जाएगी, अबाउट 1 mm हो जाएगी। एवरेज टाइम जो होता है वो 5 डेज का होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत नॉर्मली हम लोग याद रख सकते हैं, हमको पता भी होता है, तो इस पे क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली टिक कर सकते हैं। फाइब्रोलाइसिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है, जिसको जो कि क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को होने से रोकता है। फाइब्रोलाइसिन, लाइसिन म्हणजे मैंने बताया था लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, तो वो क्या करेगा कि क्लोटिंग नहीं होने देगा, क्योंकि अगर क्लोटिंग हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो मतलब जो डिस्चार्ज होना है ब्लड, वो हो नहीं पाएगा अगर क्लोटिंग बीच में हो गया तो। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो जब होगी तो ओव्यूलेटेड एग जो है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है और शेड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग या फिर मेंस्ट्रुम। अब 5th डे के दौरान जो ये जो ड्यूरिंग ये जो 5 डेज का जो टाइम पीरियड होता है, इसके टाइम पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो कौन कंट्रोल करता है, एफएसएच, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिक्यूलर या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस हार्मोन के कंट्रोल में ही ये सारा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट फेज आती है प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि आफ्टर ब्लीडिंग 5th डे या 7th डे के बाद या 3rd डे के बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज आती है, उस टाइम पे हम बोलते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड रिलीज ऑफ ओवम या ओवुलेशन की फेज। क्लियर है? उसके बाद जो ये जो फेज होती है, ये किसी किसी में वेरी करती है। एग्जैक्टली ये 5th to 13 डेज तक रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, अगर किसी की साइकिल एग्जैक्ट 28 डेज की है तो। फिर 6th and 12th मतलब बीच में इस दौरान कभी भी सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है, उनमें से एक पूरा ग्राफिन फॉलिकल बनाएगा, मैच्योर फॉलिकल बनाएगा, और जो दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल है वो डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है, और ये जो डीजनरेशन होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स का, इसको हम बोलते हैं एट्रेसी। ठीक है, एट्रेसिया में क्या होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटेम खाली रह जाता है, और फिर नेक्स्ट वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकम, यानी कि सीएल जो है वो सीए बन जाता है। ठीक है, अब जो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, जीएनआरएच, जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जो है वो नए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ग्रो होने के लिए, और फिर वो एफएसएच सिक्रेट करेंगे, एंड एस्ट्रोजन को ट्रिगर करेगा हमारा एफएसएच। एस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम वॉल जब रीजनरेट होती है, फॉर्म होना शुरू होती है अगेन नेक्स्ट मेंसेस के लिए, तो उसमें जो एंडोथेलियल सेल है, एंडोमेट्रियम वॉल है, ग्लैंड्स का जो नेटवर्क है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वो जो वॉल है, वो वॉल क्या होती है, थिक होती जाती है। क्लियर है? तो जब ये थिक होती जाएगी तो अराउंड इसकी थिकनेस हो जाती है 3 to 5 mm। तो इस तरह से ही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। एंड फिर हम बात करेंगे ओव्यूलेटरी फेज की। ओव्यूलेटरी फेज, अगर आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, तो हम बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। इसमें जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो जाता है, उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है। 14th डे जो हमने पढ़ा था उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और एलएच का जो सिक्रेशन बहुत फास्ट होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसके लिए, कि
फॉलिकल जो है वो रप्चर हो, उसमें से एग रिलीज हो। ठीक है, तो एलएच जब इसको ट्रिगर करेगा तब ये एग रिलीज करेगा। एंड उसके बाद ओव्यूलेशन जो है वो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा बहुत पेन लोअर एब्डोमेन में देखने को मिल सकता है। लास्ट फेज होती है इसकी सिक्रेटरी फेज या लूटिक फेज। ये ओव्यूलेशन से ले स्टार्ट होकर नेक्स्ट मेंसेस तक चलती है, यानी 14th डे से 28 डे पे ये कंप्लीट होती है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, और 14 डेज की होती है, फ्रॉम 15 to 28 डेज की साइकिल होती है। और सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ है, एलएच की वजह से, क्योंकि एलएच ने उसे ट्रिगर किया कि भाई तू एग रिलीज कर, और फिर वो कन्वर्जन हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही वेस्ट नहीं जाता, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। और जो एग जो 24 आवर्स के बीच में अगर फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 2 वीक तक सरवाइव करता है, यानी 14 डेज तक वो सरवाइव करेगा, देन वो डिजेनरेट हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन, जो कि व्हाइट कलर का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा, और एस्ट्रोजन इनहिबिन भी वो सिक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, फिर इसके अंडर में क्या होता है, ये जो हार्मोन है ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड इसमें ग्रो होती है। कौन किसकी प्रेजेंस में, प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस। ठीक है, फिर मतलब थोड़ा ज्यादा तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा, एंड इनहिबिन भी थोड़ा बहुत वो सिक्रेट करेगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। तो इन तीनों की प्रेजेंस में क्या होगी, एंडोमेट्रियम वॉल अगेन ग्रो करना बनना शुरू हो जाएगी। वस्कुलर्स यानी ब्लड वेसल उसमें आ जाएंगी, वो थिकन हो जाएगी, 8 to 10 मिलीमीटर की वो हो जाएगी। इनहिबिन जो है वो क्या काम करेगा, ये जो इनहिबिन सिक्रेट हो रहा है कॉर्पस एल्बिकन से, वो एफएसएच को जाके स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और बेबी जो है वो वॉर्म में अटैच हो जाएगा। ओवुलेटेड एग जो है फर्टिलाइज अगर हो गया तो फर्दर उसमें डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, और वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है वो कहाँ जाके इम्प्लांट होगा, उस यूट्रस की वॉल में। ठीक है, अब जैसे ही अटैच होगा एक और हार्मोन ये सिक्रेट करेगा, ये फीटस सिक्रेट करेगा, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो सिक्रेट करेगा, जिसको हम बोलेंगे HCG, जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। तो HCG अगर रिलीज होता है तो क्या होगा, इसका पता चलता है यूरिन में, ये यूरिन में पास आउट होता है, और जब यूरिन टेस्ट किया जाता है तो पता चल जाता है कि कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। नाउ HCG की प्रेजेंस में मैटरनल ब्लड और यूरिन ये एक इंडिकेटर होते हैं प्रेगनेंसी के, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगिन हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी टिल 9th मंथ, जब तक बेबी जो है बर्थ नहीं होता है, जब तक पार्चुरेशन नहीं होता। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ रिपीट होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी इसको देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। एक जो डायग्राम है नजर आ रहा है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन का लेवल, ओवेरियन साइकिल पढ़ेंगे, ओवेरियन हार्मोन का लेवल पढ़ेंगे, यूट्राइन साइकिल पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ यूट्राइन साइकिल हम इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे। तो एफएसएच का देखो स्टार्टिंग में, यानी ये 14th डे है, ये डेज दिए हुए हमें। देखो स्टार्टिंग में एफएसएच थोड़ा ज्यादा है और एलएच थोड़ा कम है, यहाँ पे आके दोनों सेम हो गए। ठीक है, उसके बाद एलएच बढ़ जाएगा, 14 दिन में सबसे ज्यादा एलएच होगा, देन वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एफएसएच जो है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, जैसे हमने बोला था कि जब कॉर्पस ये ओव्यूलेशन हुआ है, कॉर्पस एल ल्यूटियम बना है, तो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन को। प्रोजेस्टेरोन को ट्रिगर करता कौन है, एलएच करता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन को एफएसएच करता है, इसलिए एफएसएच का लेवल कम हो। नेक्स्ट जो है बाद में पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में कॉर्पस एल्विकिन बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फॉलिक्यूलर फेज, और इसको यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ओवेरियन हार्मोन का लेवल देखेंगे, एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन के कंपैरिजन में डे, देखो 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 यहाँ पर आकर, यानी कि
आफ्टर 14th डे जो है वो स्टार्ट हो गया है बढ़ना प्रोजेस्ट्रॉन। अगर प्रेगनेंसी होगी तो ही ये बढ़ेगा, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये जाके इसे डिक्रीज हो जाएगा। और 14 डे सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलेगा तो कौन सा, एस्ट्रोजन पीक पे होगा 14th डे में। यूट्रन साइकिल की हम बात करेंगे तो धीरे धीरे ये देखो 5th डे में ये पूरी शेड हो जाएगी, ये स्टार्ट हुई है ब्लीडिंग होना, फर्स्ट डे में मेंसेस स्टार्ट हुई तो ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, ब्रेक हो गई। अब अगेन धीरे धीरे प्रोलिफरेटिव फेज से ही वो दोबारा बननी शुरू हो जाएगी, एंड वो नेक्स्ट जो मेंसेस है तब तक वो बनेगी और उसके बाद अगेन वो शेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी साइकिल है, फर्स्ट डे 0 डे से लेकर हमें 28 डे का हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। 3 पार्ट्स हैं, जिसको कभी कभी 4 पार्ट भी दिए हुए हैं। हेड, बॉडी, टेल एंड एंड पीस। ठीक है, तो कई बार 3 पार्ट्स भी माने जाते हैं, जैसे कि हेड, बॉडी या मिड पीस या फिर एंड पीस को ये कंसिडर करते हैं। कई बार ये फोर्थ वाला जो टेल को भी इसमें ले लेते हैं, तो फिर फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारा एंड पीस। तो देखो एक्रोसोम जो है, ये वाला फर्स्ट पार्ट जो होता है ये एक्रोसोम होता है। ये अंदर जो ये है बड़ा सा, ये है न्यूक्लियस, बीच में यहाँ सेंट्रियोल होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरल शेप होता है इस तरह से, थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है डायग्राम में। यहाँ पे टर्मिनल डिस्क होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टेल है पूरी। और टेल जो है वो एंड पीस में आकर लास्ट वाला पीस जो है वो एंड पीस है। ये एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था 9+2 का अरेंजमेंट होता है, जो कि उसको मूव करने में हेल्प करता है, जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है। अब हम बात करेंगे स्पर्म सेल की और ज्यादा डिटेल में। तो देखो ये तो हमने देख ही लिया। एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको स्विमिंग के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो स्पर्म जो है मेल गैमेट होता है, ये मोटाइल है, माइक्रोस्कोपिक है एंड एलोंगेटेड सेल है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाई हाई एल्यूरोनिडेज एंड कुछ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसा जोना लाइसिन जो कि जोना पेलोसिडा को पेनेट्रेट ब्रेक डाउन करेगा, लाइसिस करेगा उसका, क्योंकि लाइसिन का मतलब ही क्या, ब्रेक डाउन करना। एंड कोरोना पेनेट्रेटिक एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटेड रेडिएटा जो वाली लेयर है उसको पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स इसमें होते हैं जो कि जरूरी होते हैं ओवम तक पहुंचने के लिए और अपना न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस में ट्रांसफर साइटोप्लाज्म में करने के लिए। नेक वाला जो पार्ट है बहुत शॉर्ट रीजन होता है, इसमें 2 सेंट्रल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रल एंड डिस्टल सेंट्रल। मिडिल पीस जो होते हैं होता है उसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, 10 to around 14 स्पाइरल टर्न्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह से वो जुड़े हुए रहते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरली। तो ये जो है इसका एक नाम दिया है हमने निबन कण। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप टिक करोगे निबन कण। क्लियर है। नाउ हम लोग बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ताकि मूवमेंट हो सके स्पर्म में। टेल जो है वो लॉन्ग होगी, सिलेंडर होगी, टेपरिंग एंड यानी कि तीखे उसके एंड से वो कैसी होगी, तीखी होगी, नुकीली होगी। ठीक है, थ्रेड लाइक होगी, फाइन थ्रेड लाइक होगी। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये डिस्टल सेंट्रल से राइज होते हैं और पूरे थ्रू आउट टेल ये फैले हुए रहते हैं। जो मेन पीस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। एंड पार्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां एब्सेंट रहेगी। ठीक है, अब oogenesis की डेफिनेशन देखते हैं। oogenesis जो है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो कि होता है एग का प्रोडक्शन एंड ओवम का प्रोडक्शन। वो कहाँ से होगा, डिप्लॉइड जर्मिनल एपिथेलियम से। माइटोसिस और मियोसिस इसमें टेक्स प्लेस होते हैं। तो अब ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, जो हम देख चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। क्लियर है। तो स्पर्म जो है वो ओवल शेप का होता है, उसमें एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन होगा, हैप्लॉइड होगा। एंड न्यूक्लियस के ऊपर कैप्लैक स्ट्रक्चर कवर करके रखता है, जो कि है एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो है वो गोल्गी बॉडी से फॉर्म होता है। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाई एलोनिडेज, प्रोटीलाइटिक एंजाइम, जोनोलाइसिस और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, ये सारा का सारा हम देख चुके हैं, ये वापस रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
अगर कोई एग फर्टिलाइज है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है, तो जो अनफर्टिलाइज एग है, वो अनफर्टिलाइज एग जब ओव्यूलेट होगा, ओव्यूलेट का मतलब क्या हो गया कि वो सेकेंडरी oocyte में जो प्रेजेंट है हमारा एग, वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने का मतलब ही क्या है, ओव्यूलेशन। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो विदाउट शेल होता है, नॉन क्लिडोइक होता है, क्योंकि शेल जो है वो बर्ड्स वाले में, जो बर्ड्स का एग है उसमें मिला मिलना देखने को मिलता है। वो भी इसलिए ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन क्योंकि हमारा डेवलपमेंट जो है वो मदर की वॉम्ब में होता है, इसलिए हमें इस शेल की जरूरत नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए, मदर ही हमारा प्रोटेक्शन करती है। माइक्रोलेसिकल होता है वो एग, यानी कि योग जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है बेबी अपनी मदर से मोस्ट ऑफ द टाइम लेता है। लेकिन बर्ड्स में सबसे ज्यादा होता है मैक्रोलेसिकल। मैक्रो म्हणजे मोर, लार्ज अमाउंट, माइक्रो का मतलब स्मॉल अमाउंट। तो लार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसका जो हैचिंग है वो आउट ऑफ द बॉडी होता है, तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाता है पूरा का पूरा फीटस। अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm या 100 माइक्रोन उसका साइज होता है, किसका, ह्यूमन एग। राउंडेड होता है और वो नॉन मोटाइल है। ठीक है, यानी कि इसमें मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती, स्पर्म को ही एग के पास पहुंचना पड़ता है। हैप्लॉइड होता है वो भी, और उसका जो न्यूक्लियस है उसमें लार्ज जर्मिनल वेसिकल्स उसमें, जैसे मान लो एग का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है, और जर्मिनल एपिथेलियम से बनता है, वेसिकल नहीं आएगा, एपिथेलियम। टिपिकल न्यूक्लियस जो है, या हम कह सकते हैं प्रो न्यूक्लियस, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है। तो उसमें क्या होता है कि एग का जो साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं ऊ प्लाज्म, उसपे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। तो सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता तो उसकी जो कवरिंग होती है अलग अलग, उनको हम बोलते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जैसे कि जोना पेलुसिडा है, सबसे बाहर जो होती है आउटसाइड वो होती है जोना पेलुसिडा, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वाइटलाइन मेम्ब्रेन्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो शायद मैंने रॉन्ग बता दिया, जोना पेलुसिडा। और इसके बाहर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में प्रेजेंट होती है जो लेयर, उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा जो है उसको लाइसिस किया जाएगा, पहले अंदर तक जाएगा, फिर उसके बाद जोना पेलोसिडा को लाइसिस करके अपना न्यूक्लियस जो है स्पर्म एंटर कर देता है साइटोप्लाज्म ऑफ, यानी ओ प्लाज्म, एग के साइटोप्लाज्म। अब देखो जो इनरमोस्ट लेयर है ग्रेनुलोसा सेल की बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से हाई एलुरोनिक एसिड जो है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कि प्रेजेंट होता है एक्रोसोम में, वो उसका लाइसिस करता है। अब एक चीज और देखने को मिलती है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस जो है वो स्पेस होता है जो कि इसकी वाइटलाइन मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोना पेलुसिडा, इसमें नहीं दिया हुआ, यानी कि मान लो ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी, ये हो गई इसकी जोना पेलुसिडा, और ये हो गई कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो जो जोना पेलुसिडा और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वाइटलाइन मेम्ब्रेन का बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस। ठीक है, इसी स्पेस में फर्स्ट पोलर बॉडी भी रह सकती है। क्लियर है। नाउ जो जर्मिनल वेसिकल या फिर जर्मिनल एपिथेलियल का जो, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है उसको हम बोलते हैं, जहां पर ये फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एनिमल पोल, और उसके सामने वाले पोल को हम बोल देते हैं वेजिटल पोल। ठीक है, ये डायग्राम में भी दिया हुआ है, देख लो, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल, जहां पर पोलर बॉडी प्रेजेंट है एनिमल, उसके सामने वाला पोल वेजिटल पोल। ये देखो, ये रहा उसका पूरा का पूरा डायग्राम, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी सी स्पेस में है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, कोरोना रेडिएटा की बनी हुई है। उसके अंदर आएगा ये जोना पेलुसिडा, फिर वाइटलाइन मेम्ब्रेन आएगी। वाइटलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे अपन पेरी वाइटलाइन स्पेस। ठीक है, प्लस यहीं पे ये जर्मिनल वेसिकल। ठीक है, आपको नाउ हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, यानी कि सिनगेमिंग।
तो ह्यूमन में सिनगेमी देखा जाता है, बोला जाता है फर्टिलाइजेशन को। यानी कि क्यों बोला है सिनगेमी? सिन मतलब सेम, यानी सेम अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो दोनों पेरेंट्स से हमें देखने को मिलता है, इसलिए सिनगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। फर्टिलाइजेशन जो है फ्यूजन के बाद का प्रोसेस है, जिसमें हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का एडिशन होगा, फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, n+n=2n। नेक्स्ट जो अदर मैमल्स है उसमें ह्यूमन जो है उन्हीं की तरह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन में भी इंटरनल होता है। और कहाँ पर होता है? एम्प्यूला में। फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। एम्प्यूला जो बीच वाला मिडिल वाला जो पार्ट है उसी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइज एग या फिर जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो यूट्रस में थोड़े टाइम के बाद में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, ताकि वहां पर उसको स्पेस मिल सके और वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सीमेन जो है पहले इजेकुलेशन का प्रोसेस होगा, सीमेन आउट ऑफ द मेल बॉडी रिलीज होगा, ठीक है, अलोंग विद सम सिक्रेशंस। देन वो जो कोएगुलेटेड सीमेन है उसको लिक्विफिकेशन किया जाएगा, स्पर्म को एक्टिवेट किया जाएगा, और देन वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें भी मैकेनिज्म में अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। पहला है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग, यानी कि पहले उसको क्या करना है? एग की तरफ मूव करना है। तो डायग्राम्स में के थ्रू हम लोग देख लेते हैं इसको। देखो इस डायग्राम में हमको क्या नजर आ रहा है? ये स्पर्म है, ठीक है, यहाँ पर सारे स्पर्म जो है वो जमा हो गए हैं वेजाइना में। और ये धीरे धीरे सर्विक्स के थ्रू, ये जो माउथ है इसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स के थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू, मस्कुलर जो रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है उसके कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस में जाके कुछ स्पर्म जो है वो एम्प्यूला तक पहुंचेंगे, जहां पे एग जो है प्रेजेंट होगा और वहीं पे वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। क्लियर है? तो ये है एम्प्यूला वाली स्टेज, यहाँ से यहाँ तक की जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब ये जो टेम्परेचर की बात करेंगे, -24.7 डिग्री सेंटीग्रेड टू -30 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर रखा तो जो स्पर्म है वो डीनेचर हो जाएंगे, यानी डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो जो वेजाइना तक पहुंचने का जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, एक बार अगर वेजाइना को पहुंच गए मतलब कैपेसिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 50% जो है वो डीमोटिलाइज हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बचे कुछ जो 50% है वो कैपेसिटेशन के प्रोसेस में भी क्या करते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं, उनमें बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। और उन चेंजेस में कैसे होता है? देखो जो एपिडिडाइमल, ये वाला जो सिचुएशन है ये एपिडिडाइमल है। नेक्स्ट इजेक्यूलेटेड, ये अभी एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट है, स्टोर्ड है, इसलिए सेमिनल प्लाज्मा से, सेमिनल वेसिकल से बाहर आए, आउट ऑफ द बॉडी आए, इजेक्यूलेटेड फॉर्म में आ गए, तो ऐसे हो गए। और फीमेल ट्रैक्ट में आने के बाद जो है ऐसे हो जाएंगे कैपेसिटेटेड, यानी उनकी कैप वाला जो स्ट्रक्चर है वो रिमूव हो जाए, बोल सकते हैं। हाँ, वो जो कैप वाला है उसको कैपेसिटेशन इसीलिए हमने बोला है क्योंकि उसपे ये जो अराउंड जो अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो रिसेप्टर्स कह सकते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिव हो जाए। इस प्रोसेस में 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसमें वो थिन हो जाती है और उसमें कैल्शियम आयन जो है वो एंटर कर जाते हैं स्पर्म में, और उसकी जो टेल है वो विप लाइक मूवमेंट करती है। विप मतलब इस तरह से है, इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, जैसे कि चाबुक होता है, चाबुक चलता है वैसा मूवमेंट होता है। इसमें इसके रिजल्ट जैसे ही कैपेसिटेशन का प्रोसेस हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म जो है वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, एंड वेजाइना से यूट्रस में पहुंच जाते हैं, एंड अगेन फिर यूट्रस से वो जाएंगे फटाफट से ओविडक्ट में। क्योंकि उनका लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड होता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी एग तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करना होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या करता है? स्पर्म को एक्टिवेट करेगा, और फीमेल के वेस्टिबल से कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। स्पर्म जो में बहुत ज्यादा स्पीड से स्विम करते हैं, अराउंड अगर स्पीड पूछी जाए आपसे तो 1.5 to 3 mm पर मिनट की स्पीड उनकी हो जाती है।
स्पर्म एम्पुला तक जाएंगे एज अ रिजल्ट स्विम करते हुए कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू फटाफट से ये चीजें उनको जल्दी से जल्द कहाँ तक पहुंचा देगी, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब तक, एम्पुला तक। ठीक है, और जो ये स्टिमुलेशन होता है, जो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो परफॉर्म करवाता है। कैपेसिटेशन के बाद जो स्पर्म है एम्पुला तक पहुंचेंगे, विद इन 5 मिनट ये प्रोसेस हो जाता है। और स्पर्म जो है वो, इनका अगर वायबल पीरियड यानी लाइफ टाइम पूछा जाए आपसे, इनसाइड फीमेल ट्रैक्ट तो होता है 24 to 48 आवर्स, ओवम का होता है ओनली 24 आवर्स। अब जो स्पर्म की एंट्री है वो एग में हुई, सेकेंड फेज आ गई। तो सेकेंड फेज में यानी कि स्पर्म जो है वो एंटर हो चुका है। अब हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले जो है क्या होगा, स्पर्म जो है वो कांटेक्ट करेगा एग से। कांटेक्ट करने के बाद जो एक्रोसोम है वो जोना पेलोसिडा वाली जो लेयर है उसके कांटेक्ट में आएगा और उसको हाइड्रोलाइज यानी कि ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। ब्रेक डाउन करने के बाद वो पहुंचेगा पेरीवाइटलाइन स्पेस में। ठीक है, उसके बाद जो पेरीवाइटलाइन स्पेस है वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, यानी कि वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो होगी इसकी, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग की, उसमें ये रिसेप्टर्स है। इन रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन को ही हमने, रिकॉग्निशन को ही हमने फ्यूजन बोला है, यानी कि वो उसने पहचान लिया कि हाँ ये मेरी ही स्पीशीज का स्पर्म है। अब जो स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा उसको लाइसिस करने के बाद एग के अंदर, और वो ब्रेक कर जो अपना जो न्यूक्लियस है वो रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो जैसे इसमें फ्यूजन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का होने लग जाएगा। तो फ्यूजन होने की वजह से क्या होगा, वाइटलाइन लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर बना देगी जिससे कि दूसरे स्पर्म जो है वो एंट्री नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सिक्रेट हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये एक लेयर बना रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि बाकी के स्पर्म एंट्री नहीं कर सके। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कितने जो स्पर्म है वो एम्प्यूला तक मैनेज हो सकते हैं, यानी कि 200 to 400 मिलियन स्पर्म जो है उनमें से ओनली कुछ 100 के अराउंड ही, फ्यू हंड्रेड यानी 100, 200 या 300 ओनली, इतने ही पहुंच पाते हैं। उसके बाद जो एम्प्यूला है इसमें भी सिर्फ एक सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज हो सकता है, यानी कि ओवम तक जो पहले पहुंच गया जो फर्टिलाइज कर देगा वही जीत जाएगा और वो फ्यूजन परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्रोसोम है वो एक लाइसिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, हाई एल्यूरोनिडेज और कोरोना पेंट्रेटिक एंजाइम। तो इनकी वजह से कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा जो है एग का वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। जोना पेलोसिडा के पास कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर एंड ZP2 रिसेप्टर। जो फर्टिलाइजिन का जो फर्टिलाइजिन नाम का एक जो भी हार्मोन होता है वो बाइंड हो जाएगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इसमें होगा, देखने को मिलेगा प्रोटीन एंड एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो कि क्या करेगा, ये अगर रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन का मतलब क्या है, यानी कि वो जो लीगेंड है जो प्रेजेंट था वो क्या हो गया है, वो लीगेंड चला गया है रिसेप्टर के अंदर एंड उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ठीक है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट था स्पर्म के इधर, हेड वाले पार्ट। ठीक है, तो अगर ये पहचान लेता है उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन होने की वजह से कुछ लाइटिक एंजाइम जो एक्रोसोम से रिलीज होंगे, एक्रोसिन एंड जोनालाइसिन, जोना पेलोसिटा जो है वो लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी, और फाइनली जो है वो एग मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी, उसको भी लाइसिस करके अपना न्यूक्लियस जो है इनसाइड द ओ प्लाज्म को रिलीज करती। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो एंट्री को बचाएंगे, यानी कि उन्होंने एक कवरिंग बना ली दोनों स्पर्म का, न्यूक्लियस एंड एंड। ठीक है, तो ये इसने एक क्या किया है, कोरोना रेडिएटा, सॉरी, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का इसने सिक्रेशन किया, और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्रेन्यूल्स ने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या करेगी, बाकी के जो लेट लतीफ जो आए हैं स्पर्म उनकी एंट्री को स्टॉप कर देगी, उनको फ्यूज नहीं होने देगी।
ठीक है, ये इसलिए जरूरी है ताकि जो मेंटेन की जा सके हमारी डिप्लॉइडी वो मेंटेन रहे। नहीं तो अगर बाकी के भी आ गए तो 3 and 4 and 5 and 6 and न जाने कितना हमारा क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से हम लोगों में डिफॉर्मिटीज आएंगी। ठीक है, उसके बाद मोर देन स्पर्म की एंट्री को हम बोलते हैं पोलीस्पर्मी। एक से ज्यादा अगर स्पर्म एंटर हो जाए तो उसको बोलते हैं पोलीस्पर्मी, जिसको प्रिवेंट किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। अब जो है ओवम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मेटाफेज सेकंड जो थी हमारी। ठीक है, मेटाफेज सेकंड में ओवम जो है वो एक्टिवेट होता है। कब? जब स्पर्म उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जैसे ही कांटेक्ट में आया वो एक्टिवेट हो गया, मियोसिस सेकंड पूरी कंप्लीट होगी, यानी मेटाफेज के बाद एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी पोलर बॉडी आउट ऑफ, वो उसके बाहर रिलीज हो जाएगी क्योंकि अभी फ्यूजन हो चुका है। और जर्मिनल वेसिकल जो है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस को डेवलप करते हैं। यहाँ पे मेल प्रोन्यूक्लियस था, यहाँ फीमेल प्रोन्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा। और इस स्टेज को हम बोलेंगे ट्रू ओवम या फिर एग। अब जो एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। फिर ये डिजेनरेट होने के बाद इनके जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंस मिक्स हो जाएंगे। एंड मिक्स होने के बाद ये पूरा का पूरा एक ही प्रो न्यूक्लियाई बन जाएगा, जो कि हमारे होगा 46 क्रोमोसोम। ये 23 क्रोमोसोम का था, ये 23 क्रोमोसोम का था, दोनों को मिक्स किया, टोटल हो गया हमारा 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल पेयरिंग होगी और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है कैरियोगेमी, ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि पेयरिंग हो गई, अब वही एनाफेज वगैरह टेलोफेज वो सारी की सारी स्टेजेस आएंगी। ठीक है, इस तरह से मतलब और भी होगा, पेन नहीं चल रहा है। तो इस तरह से जो है क्रोमोसोम जो है वो पोल्स पे चले जाएंगे और फिर इस तरह से डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। माइटोसिस का प्रोसेस में कंटिन्यू होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इस से एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, इस तरह से वो रिवीजन होता जाए। ठीक है, जो फ्यूजन ये हुआ है मेल और फीमेल न्यूक्लियस का, इसको हमने क्या नाम दिया, सिन कैरियन, क्योंकि सेम सेम हमको मिला है दोनों से डीएनए। सिनगैमी भी बोल सकते हैं या कैरियोगेमी भी इसको बोल सकते हैं। जाइगोट बन जाएगा और प्रोक्सिमल सेंट्रल जो सेंट्रल था प्रोक्सिमल वाला ऊपर वाला, वो स्पर्म से क्या करेगा, वो इस तरह से क्लीवेज का फॉर्म करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह आधे आधे में बट जाएंगे और बटने के बाद इस तरह से क्लीवेज आगे बढ़ता जाएगा और पूरा का पूरा एक सेल से दो सेल बन जाएगा। अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के फायदे क्या क्या है। तो देखो, सेकेंडरी oocyte जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट जब प्रोसेस उसका कर लेगा तो उसको हमने बोला है oogenesis। ठीक है, वो जब oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो गया दैट मीन्स हमने बोला उसको मैच्योर एंड ओवम। तो जाइगोट में हमको पता है कि डिप्लॉइड हमारे जो क्रोमोसोम है वो रिस्टोर रहते हैं, इसलिए जरूरी, इसलिए हमने इसको सिंगेमी बोला है। ओवम में सेंट्रियोल नहीं होता है, जो कि फर्दर डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको कहाँ से मिलता है, वो सेंट्रियोल स्पर्म से मिलता है, क्योंकि स्पर्म में हमने देखे थे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल दो थे। फर्टिलाइजेशन जो है वो मेल और फीमेल के बीच में होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में, और इसकी वजह से जो है अलग अलग टाइप्स के क्रोमोसोम आते हैं, अलग जीन्स आएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और इसी वजह से जो है इन दोनों के क्रोमोसोम्स की वजह से ही जिसका भी फ्यूजन जिससे हुआ है, मान लो एक्स वाई आया है, तो जेंडर डिसाइड हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का कि ये मेल होगा। और अगर एक्स एक्स का कंपैरिजन हुआ है, मतलब कंबाइन हुआ है, तो फिर हम बोलेंगे इसको दैट इज अ फीमेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो यहाँ ये वाला हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया पूरा अच्छे से। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
तो हम लोग ब्रेक से आ चुके हैं, अब आगे की बात करेंगे। तो दोबारा फिर से मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो देखिए। अब हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। क्लियर है? तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है जो भी जाइगोट बना वो फर्दर, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड है। अब इसमें फर्दर काफी सारे डिविजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है? वो एक्टिवेट होगा, डिवाइड करेगा, इस डिवीजन को हम लोगों ने नाम दे दिया क्लीवेज। तो क्लीवेज जो है वही क्या है, डिवीजन है ऑफ द जाइगोट। माइटोटिक डिवीजन होंगे, तो जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हुए तो अलग अलग एंगल में उसमें डिवीजन होंगे। अलग अलग एंगल में डिवीजन होने की वजह से जाइगोट जो है वो एक होलो यानी कि जो खाली होता है, मल्टी सेलुलर ब्लास्टोला में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब सेल डिवीजन हुए तो बहुत सारे सेल्स उसमें बन गए और वो एक होलो स्ट्रक्चर बना देगा, बीच में से वो खाली रहेगा। ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल, ग्रोथ नहीं होती है इसमें। ठीक है, वो एब्सेंट रहती है, ओनली ये एक सेल है, इसके साइज में ही कमी आती जाती है, डिक्रीज होता जाता है। और जीवन G2 फेज इसमें एब्सेंट रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ फेज नहीं होती है। ठीक है, ब्लास्टोमेर का साइज कम होता है क्योंकि उसमें सेल्स जो है कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, तो उस तरह से जैसे हम केक को कट करते हैं उसका साइज कम होता जाता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। साइज डिक्रीज होता है लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद जो है जो भी क्लीवेज होंगे वो एक दूसरे का सब्सिक्वेंट होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि उसमें रैपिड रेप्लिकेशन डीएनए और हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सेल्स अगर डिवाइड होंगे उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, उनको रेप्लिकेशन भी उनमें होगा, क्योंकि उनमें इक्वल इक्वल अमाउंट में हमें डीएनए जो है उसको ट्रांसफर करना है। तो देखो इस तरह से ही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। 0 डे में यहाँ इस तरह से फ्यूजन हुआ, 0 डे हमने माना है। फर्स्ट डे में जाइगोट बना, सेकेंड डे में सेल्स 2 सेल स्टेज, थर्ड डे में 8 सेल स्टेज, फोर्थ डे में मोडुला बना, फिफ्थ डे में ब्लास्टोसिस्ट बना, सिक्स से लेके 7 डे के अंदर जोना पेलुसिडा जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये अटैचमेंट शुरू कर रही, यानी कि जो लेयर थी उसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जो कि यूट्रस की वॉल से अटैच होने की ट्राई करते हैं, और इसी को हमने नाम दिया है इम्प्लांटेशन। जो इस तरह से वॉल में इस तरह से फिक्स हो जाता है ताकि वो वहां पर अटैच हो सके, वहां फिक्स रह सके। और ये क्या कब होता है, 8th to 9th डे। तो इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है, अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे 8 से 8 या फिर 9th डे में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो किस तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एग फर्टिलाइज हुआ, 2 सेल स्ट्रक्चर बना, 4 सेल स्ट्रक्चर बना, 8 सेल, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, अर्ली गैस्ट्रुला एंड देन गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला हम तब बोलते हैं जब उसमें एक कैविटी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्केंटेरॉन। ठीक है, तो ये जो एक कैविटी है ये कैविटी अपीयर हो जाती है, ब्लास्टोसील भी हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, ब्लास्टोसील जो है वो बाद में आर्केंटेरॉन में कन्वर्ट होगी और आर्केंटेरॉन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ही चुके हैं, तो आप लोगों को पता है न्यूट्रिशन में अब लोग अब जो हम बात करेंगे वो क्लीवेज के प्रोसेस की बात करेंगे। ह्यूमन में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड करेगा तो वो आधा अधूरा नहीं करेगा, कंप्लीट डिवीजन होगा। कंप्लीट मीन्स होलो, होलो मीन्स होल यानी कंप्लीट डिवीजन। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये ऐसे इतना सा डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड होगा। क्लीवेज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो इस तरह से होगा। ठीक है, इसी को मेरीडायनल नाम भी दिया है, या फिर इक्वेटोरियल भी हो सकता है इस तरह से, तो उसको हमने नाम दिया है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो भी रेडियल प्लस इंटर इनडिटर्मिनेट, यानी कि मान लो कि अभी तो क्या हुआ है कि अभी इसका फेट डिसाइडेड नहीं होता है, फेट मीन्स ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोजोम है वो इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो जो भी फ्यूजन के टाइम पे जैसा भी क्रोमोसोम आएगा उस हिसाब से ही उसका फेट आगे चल के डिसाइड होगा, और हमें थोड़े टाइम में, मंथ में हमें पता चल जाएगा कि जो बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस जो स्टेज है ये वाली, इसको हम स्टेम सेल स्टेज कहते हैं।
स्टेम सेल वो होता है जिसमें कंप्लीटली टोटिपोटेंसी मिलती है, यानी कि ये सेल अगर हमने ले लिया और इससे हम अगर दूसरा अगर इसको हमने ग्रो किया तो दैट मीन्स हम इससे किसी भी ऑर्गन को डेवलपमेंट कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोगों में, सॉरी, टोटिपोटेंसी क्योंकि प्लांट्स में देखने को मिलती है, हम लोगों में होती है प्लूरोपोटेंसी। प्लूरोपोटेंसी होने की वजह से हम लोगों में सिर्फ ऑर्गन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिसर्च पेपर्स में या न्यूज़पेपर में कि हार्ट का डेवलपमेंट किया आर्टिफिशियली लैब में, या फिर लंग्स का डेवलपमेंट किया, लीवर का डेवलपमेंट किया जा चुका है। अभी तक ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो एक एक ऑर्गन ही हम लोगों ने, कुछ कुछ ऑर्गन्स ही डेवलप किए हैं, और पूरा कंप्लीट ह्यूमन को हम डेवलप नहीं कर पाए बाय यूजिंग स्टेम सेल। इसीलिए हमने नाम दिया है प्लूरोपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी वो होती है जिसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं अंडर द लैब कंडीशंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्लीवेज कैसा होगा। तो फर्स्ट क्लीवेज हमेशा कैसा होता है, मेरिडायनल। मेरिडायनल का मतलब मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल, यानी पहला इस तरह से कट लगेगा। ठीक है, पहला डिवीजन ऐसे होगा, दो ब्लास्टोमेर बन गए, दोनों ही जो है एक पहला वाला जो होगा वो इस तरह से होगा कि थोड़ा सा ये वाला मान लो थोड़ा सा इससे लार्जर होगा, तो ये थोड़ा सा हल्का सा स्मॉल होगा, ये थोड़ा हल्का सा लार्ज होगा। इस पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन के बाद 30 आवर्स के बाद जो है पहला क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। सेकेंड क्लीवेज जो है वो भी मेरिडायनल ही होता है। ठीक है, तो वो पीछे की तरफ इससे होगा, यूं होगा पीछे की तरफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होगा। ओके, तो इस एंगल पे होगा यू। पहला कट इस तरह से हुआ है, नेक्स्ट जो कट होगा वो इस तरह से होगा, तो चार बन जाएंगे, दो आगे और दो पीछे, 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से कट हो जाएगा। बता देती हूँ आप लोगों को, ये दो पीछे बन जाएंगे, तो हुआ लॉन्गिट्यूडनली है लेकिन इस तरह से कट हुआ है उसे। अब यानी कि पहला जो है उसके राइट एंगल पे हम लोग मान सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये भी 30 आवर्स लेता है, जो पहला जो क्लीवेज हुआ है उसके 30 आवर्स बाद सेकंड क्लीवेज होगा। देन जो थर्ड क्लीवेज होगा बच्चों, उसमें कैसा होगा देखो, इस तरह से हमने कट किया, पीछे भी इस तरह से बन गया, चार हो गए, 1 2 3 4। अब हॉरिजॉन्टली कट होगा तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, और चार ही पीछे भी बन जाएंगे। ठीक है, 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है, तो इस तरह से फिर 8 ब्लास्टोमेर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एम्ब्रियो जो है उसको धीरे धीरे वो, जैसे ये यूट्रस है तो यहाँ पर ही क्लीवेज होता जा रहा है, वो रोल करता हुआ आता जा रहा है किधर की तरफ, यानी डिवीजन रोल भी करता जा रहा है, डिवीजन भी करता जा रहा है, और यूट्रस में आके उसका पाथ डिसाइड हो रहा है। नेक्स्ट जो थोड़े टाइम बाद जो फोर्थ डे होता है उसमें 16 से लेके 32 सेल का स्ट्रक्चर बन चुका होता है, और ये एकदम मलबेरी जैसा, आप लोगों ने शहतूत देखा होगा, मलबेरी उसके जैसा होता है। मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको। इस स्टेज को हम बोलते हैं मोरियोला। मोरियोला टर्म्स निकल के आई है मलबेरी से, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मलबेरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ये मलबेरी का डायग्राम है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा मोरियोला का जब वो 16 to 32 स्टेजेस सेल स्टेज में आएगा। नेक्स्ट मोरुला जो, उसमें दो तरह की सेल्स की टाइप्स बनती है, एक आउटर एंड इनर। आउटर वाला जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, क्लियर होता है, और इनर वाला जो साइज होता है वो लार्ज साइजेस होते हैं। क्लियर है, अभी हम लोग उसका भी डायग्राम देखेंगे। सेल्स बहुत कॉम्पैक्टली यानी टाइटली अरेंज रहेंगे, और मोरुला का फॉर्म होते होते जोना पेलुसिडा जो है वो एम्ब्रियो के अराउंड इस तरह से पूरा कवर अप कर लेती है। उसका जो साइज है वो अनचेंज रहता है मोरुला तक, और वो isthmus तक, जब हमारा जो ये वाला पार्ट है isthmus यानी कि एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एम्प्यूला वाले आम में isthmus तक जब वो आया, तब तक क्या हुआ है, वो मोरुला स्टेज में आ चुका। क्लियर है, फोर्थ डे तक वो isthmus तक का रास्ता, अपना जर्नी अपनी कंप्लीट कर लेगा। देन उसके बाद क्या होगा वो हम देखते हैं। आफ्टर 12 to 15 आवर्स, देखो पोलर बॉडी है यहाँ पर, ये दो सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ 4 सेल स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर 8 सेल, यहाँ पे बन गया हमारा मॉड्यूला। ठीक है, मॉड्यूला जो है वो 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम मॉड्यूला कहते हैं। देन हम देखेंगे अर्ली ब्लास्टुला इन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट एंड
लेट ब्लास्टोसिस्ट, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इनर सेल मास और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी और ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाहर के जो सेल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं और अंदर के सेल्स समवॉट लार्जर होते हैं देन आउटर वन। फिर उसके बाद इस तरह से ये कैविटी जो है वो बड़ी होती जाती है, ये यहाँ पर बड़ी हो गई, जो कि स्टेज होती है अपनी लेट ब्लास्टोसिस्ट। अब जब ब्लास्टुलेशन होगा तो ब्लास्टुलेशन में क्या होगा कि एक होलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में अब एंटर कर देगा, यानी कि वो यहाँ तक आ चुका है हॉल में, नोट होता हुआ यूट्रिन हॉल में। और इसमें 3 to 4 days लग जाता का टाइम लग जाता है फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में, अगर हम बोले। और आउटर लेयर जो है वो हमने बोल दिया उसको ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जो कि ग्लाइकोजन रिच यूट्रिन में जो ग्लाइकोजन रिच जो मिल्क होता है उससे वो न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन करता हुआ अपने ग्रोथ करता हुआ वो आ जाता है यूट्रस में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो अपना पार्ट है उसमें क्या होगा। ब्लास्टोसिस्ट का साइज डबल हो गया, यानी 0.15 से लेके 0.30 मिलीमीटर हो गया है। उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड एंटर हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में। आउटर सेल जो है वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाते हैं, ठीक है, एंड इनर वाले सेल जो है वो बना लेते हैं हमारे इनर सेल मास। ठीक है, अब ये एब्रियोनल नोब के थ्रू जो है सेल्स ऑफ रिवर इसको कहा जाता है। जैसे कि ये यूट्रस है, इसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आते हैं, इनको बोलते हैं सेल्स ऑफ रिवर, जिसको एब्नोर्मल एम्ब्रियोनल नोब भी कहा है। नोब का मतलब होता है जो कि एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फिक्स हो सके, तो ये है एम्ब्रियोनल नोब या सेल्स ऑफ रिवर। अंदर के जो सेल समवॉट लार्जर होते हैं, इनर सेल मास हम उसको बोलते हैं, या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाला एम्ब्रियोब्लास्ट। और एम्ब्रियोब्लास्ट का एक और नाम है इनर मास सेल। ठीक है, ये जो है वो एम्ब्रियो प्रॉपर का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो अटैचमेंट का काम करेगा, ठीक है, जो कि यूट्रस वॉल से उसको अटैच या फिक्स करके रखेगा। ब्लास्टोसिस्ट में पोलरिटीज शो होती हैं, यानी कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल हम लोगों ने देख लिया था। नाउ इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियोनिक एंड तक, वो अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक एंड हमने कब कहा है, जब वो यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक लेयर जो सॉरी एक जो साइड है वो एम्ब्रियोनिक एंड कहलाई जाती है। ठीक है, एनिमल और वेजिटल सेल की बात पोल की बात बता रही हूँ कि वो जो पोल थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे एम्ब्रियोनल एंड में, जहाँ पे जिस तरफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर वाली जो अटैचमेंट वाली साइड है, उस साइड को हम बोल देंगे एब एम्ब्रियोनिक एंड। ठीक है, इस तरह से दो एंड इसमें बन जाते हैं। सेवेंथ डे के लास्ट खत्म होते होते ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाता है और गैस्ट्रुलेशन वाली प्रोसेस में आ जाता है। जोना पेलुसिडा का फंक्शन है कि वो इम्प्लांटेशन को एबनॉर्मल साइड में होने से रोकती है। यानी अगर मान लो कि ये इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होना चाहिए, क्योंकि यूट्रस जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। लेकिन अगर यहीं पे इम्प्लांटेशन हो गया गलती से, तो क्या होता है कि फिर वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है, फीटस ग्रो नहीं कर पाता है, और उसको फिर हमको अबॉर्शन करके ऑपरेशन करके अबॉर्शन कराना पड़ता है, और फिर उसके थ्रू फीटस को हमें बाहर निकालना पड़ता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मदर और बेबी दोनों के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल साइड का मतलब है कि अदर देन यूट्रस अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन हो गया, क्योंकि यहाँ फिलिपिन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका माउथ छोटा है। यूट्रस में ही उसको आकर ग्रो करना होगा क्योंकि उसका स्पेस लार्ज है। तो इस तरह से बच्चों ऐसा होता है कि इसी प्रेगनेंसी को हम बोल देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका मतलब वहां पर अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहीं पे अगर बेबी की डेथ हो गई तो फिर जहर फैलने का खतरा होता है। इसी वजह से इसको अबॉर्शन करवा के ऑपरेशन करवा के निकाल दिया जाए। ठीक है, अब जो है ये एक स्टिकी और फेगोसाइटिक ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर यहाँ पर। ठीक है, एक स्टिकी लाइक सब्सटेंस रहता है ताकि वो उसमें धंस सके, एंटर कर सके वॉल में। ठीक है, उसको वॉल में एंट्री करने के लिए वो मदद करती है। जोना पेलिसिडा रप्चर हो चुकी है, इतना गैस्ट्रुलेशन जब हो जाता है सेवेंथ डे में, तब तक जोना पेलिसिडा जो है वो रप्चर हो चुकी होती है। इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि जो एंडोमेट्रियम वॉल जो उसकी शेड होने वाली थी
कब? वो शेड होने वाली थी मेंसेस में, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हुई नहीं है, क्योंकि वहां पर, यस, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर जब प्रेगनेंसी हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है, तो फिर स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वो जो माउथ है उसको कौन कवर कर लेगा? फीटस कवर कर लेगा, जहां से ब्लीडिंग होनी चाहिए थी, और उसके बाद वो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल सप्लाई करती है न्यूट्रिशन टू द फीटस, डेवलपिंग फीटस। तो ये जो है इस तरह से बरीड हो जाती है एंडोमेट्रियम वॉल में, पूरा धंस जाता है। और ये लोकेशन क्या है? फंडस ऑफ यूट्रस। तो हम लोगों ने इसकी यूट्रस का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब हम लोगों ने देखा था, ये देखो यहाँ पर देखते हैं, ये एंडोमेट्रियम वॉल से ये अटैच हो चुका है, ये वाला, ये फंडस वाला रीजन है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ओवरिकल लिगामेंट, ओवरी, वेजाइना। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ये ग्रो करेगा, तो जो ब्लड की सप्लाई जो कि एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक होती थी, वो ब्रेक नहीं होगी, अब वो मेक होगी। तो वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसे ब्लड वेसल्स रिपेयर करनी है कंटिन्यूसली, ताकि वो ब्लड सप्लाई कर सके डेवलपिंग फीटस। ठीक है, इसको हमने जब जूम करके देखा, तो वो इस तरह का एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर हमको देखने को। तो इस तरह से एंडोमेट्रियम वॉल जो कि शेड हो जाती थी, क्योंकि उसे किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करना होता था। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हो जाती थी, हमेशा हर बार शेड हो जाती थी। अब वो शेड नहीं होगी, अब वो क्या करेगी, डेवलपमेंट शो करेगी, और उसमें ब्लड वेसल बनाती रहेगी, ताकि बेबी को नॉरिशमेंट मिलता रहे थ्रू ब्लड ऑफ मदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो जो अटैच हुआ था एंडोमेट्रियम वॉल के थ्रू, उस एम्ब्रियो वाले साइड को हमने एम्ब्रियोनिक पोल बोला था। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो एनिमल पोल जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल की तरफ जाती है, वो की वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट यूट्राइन वॉल में होगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल ही क्या करती है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एम्ब्रियोनल नॉब जिसको हमने बोला है। ओके, अब ये भी दो तरह की लेयर होती है, सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो आउटर वाली लेयर है उसको सिंसिशियम या साइटोप्लाज्म के साथ, उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं 11th में। सिंसिशियम मैंने आपको बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हमने इसको सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट बोला है। और जो नेक्स्ट जो टाइप होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो इसके इनर वाली लेयर होती है। तो ट्रोफोब्लास्ट की भी दो लेयर्स हो गई, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये देखो इस डायग्राम पे हम इजीली देख सकते हैं दोनों लेयर्स। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये वाली लेयर, तो इसमें देखो ये पूरी एक ऐसे ही लेयर नजर आ रही है ना, ओपन एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है, उसमें आप लोग देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे सेल्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, ये सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी हैं, तो इसी वजह से ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि सारा मिक्स हो चुका है। एपिप्लास्ट, प्राइमरी योग से एमनियोटिक कैविटी, वैक्यूम, ये सारी की सारी चीजें इसमें हमको देखने को मिल सकती। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूटेराइन ग्लैंड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और पैटर्नल कैपिलरीज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अगर देखो ये सब चीजें क्या हो रही है, कैपिलरीज का डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है ताकि वो ब्लड वेसल्स बना सके, और वो छोटी छोटी कैपिलरीज भी जो है वो ब्लड सप्लाई करेंगे टू द डेवलपिंग फिटस। लाइटिक एंजाइम जो है वो सिक्रेट करेगा हमारा ट्रोपोब्लास्ट, और वो लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, एंडोमेट्रियल वॉल को रप्चर यानी लाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि एक बरो यानी कि एक इस तरह से होलो लाइक स्ट्रक्चर बन सके, और एम्ब्रियो उसमें इजीली जो है इम्प्लांट हो सके। ठीक है, 10th डे आते आते ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों को? इम्प्लांट होगा, वो कैसे होगा, इस वॉल में इस तरह से वो उसको लाइसिस करेगा, जैसे ये वॉल है पूरी, पहले इसको वो रप्चर करेगा, और इस तरह से वो इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ताकि वो फिक्स हो सके, अपने आप को फिक्स कर सके, इस तरह से वो मूवमेंट अपना शुरू करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10th डे की।
तो 10th डे तक आते आते क्या होता है कि एम्ब्रियो जो है वो पूरा का पूरा डीपली जो है एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर फिक्स हो चुका होता है। एंड इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम देख देख ही चुके हैं। नाउ आता है गैस्ट्रुलेशन। प्लास्टुला अब गैस्ट्रुला में बदल गया, इसी प्रोसेस को हमने गैस्ट्रुलेशन बोला है, क्षणमंजय प्रोसेस। ठीक है, तो अब रेट ऑफ क्लीवेज या डिवीजन की जो रेट है वो इसमें बहुत स्लो हो जाएगी। पहले बहुत फास्ट डिवीजन होता है, बाद में स्लो हो जाता है। और इसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ब्लास्टोमेर का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होगा तो 3 जर्मिनल लेयर बनेगी, जो कि मैं पहले भी आपको चैप्टर से पढ़ा चुकी हूँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हमको अलग अलग एम्ब्रियो में हमें देखने को मिलेंगे। तो कैसे मूवमेंट्स है ये देखो, इस तरह के मूवमेंट्स उसमें होते हैं। इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब जो सेल्स हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अंदर मूव करेंगी। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि एक इस तरह से इनफोल्ड होकर वो क्या करती है, डबल शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। इनग्रेशन का मतलब होता है ये जो बीच की जो लेयर, सेल्स की लेयर है, ये ब्रेक डाउन होके डिवाइड होके इस तरह अंदर की तरफ शिफ्ट होती जाती है। डीलेमिनेशन का मतलब होता है कि एक शीट जो है वो उसके बीच में से स्प्लिटिंग हो जाती है और दो शीट्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। एपिबोली का मतलब होता है अगेन जो सेल शीट है वो एक के ऊपर दूसरी वो इस तरह से रोलिंग करते हुए, रोल करते हुए वो लुढ़कते हुए ऐसे फॉर्मेशन करती है दूसरी लेयर। ठीक है, तो इन्वेजिनेशन का जो प्रोसेस है ये 5 तरह से जो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स देखने में मिलते हैं। सी अर्चिन में होगा इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूशन एम्फीबियन में होगा, मेसोडर्म में। इनग्रेशन जो है सी अर्चिन ड्रोसोफिला में होगा। डीलेमिनेशन मैमल्स बर्ड्स में होगा। और एपिबोली जो है वो एम्फीबियन, सी अर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक्टोडर्म में होता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो है अलग अलग हम लोगों ने देख लिए मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। अब हम बात बात करेंगे कि गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो 8th डे, फर्टिलाइजेशन के 8th डे जो है गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसका फ्री एंड जो इनर सेल मास बनाता है, जिसको हमने हाइपोब्लास्ट बोला है। ठीक है, ये कैसा होता है, फ्लैट होता है। डिवाइडिंग करना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, 8th डे में डिविजन स्टार्ट हो जाएगा। वो नीचे की तरफ ब्लास्टोसिल कैविटी के नीचे की तरफ जब ग्रो करेगा तो उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब एक लेयर बनाएगा एंडोडर्म। तो जो एक्टोडर्म था वो जैसे ही धीरे धीरे इस तरह से बनना फॉर्म होगा तो हम उसको बोल देंगे, एक लेयर बन जाएगी एंडोडर्म। ठीक है, ये बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। ये फिर एक ब्लास्टोसिल नाम की कैविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमने देखा था अभी ऊपर, अभी और देखेंगे उसको। ठीक है, एक यॉर्क सेक लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनर सेल मास जो है वो किसके कांटेक्ट में रहता है। इस तरह से फिंगर लाइक बन गया तो ट्रोफोब्लास्ट था, अंदर वाला क्या था, इनर मास सेल। तो वो ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो पूरा अपने एम्ब्रियो को जो है वो कवर करके रखती है, इनर मास सेल को कवर करके रखती है, और उसी को हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, यानी कि प्राइमरी एक्टोडर्म। ठीक है, दोनों लेयर फ्लैट होती हैं, बाई लैमिनर होती हैं, यानी कि इस तरह से होती है। डायग्राम नजर आ रहा है आप लोग? एम्ब्रोब्लास्ट का डायग्राम है। अब देखो, ये इनर सेल मास है जो कि अंदर की तरफ है। ठीक है, और आउटर लेयर जो है ये वाली, ये है ट्रोफोब्लास्ट से। क्लियर है? एपीब्लास्ट कौन सी है, यही ट्रोफोब्लास्ट के पास वाली जो सेल लेयर है, इनर मास, वो एपीब्लास्ट बनाएगी। क्लियर है? और हाइपोब्लास्ट जो कि इसके सामने वाली लेयर है, ये वाली, ये बनाती है पतली सी लेयर है, इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। तो ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट किसके पार्ट्स है बच्चों, ये इनर सेल मास या एम्ब्रोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं उसी के पार्ट्स है। अब एक नोट सामने आता है एंडोडर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेकेंड लेयर है वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और एपीब्लास्ट जो है वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा बार बार। तो हमने अभी जो डायग्राम में देखा था, ये तो था ट्रोफोब्लास्ट आउटर वाला। इनर सेल मास जो है वो इस तरह से ज्यादा एपीब्लास्ट वाला पार्ट बनाएगा, और नेक्स्ट वाला जो है पतली सी लेयर वाला, ये है हमारा हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट सेल जो है बार बार डिवाइड रीडिवाइड होकर वो एक थिक एमनियोटिक कैविटी का निर्माण करेगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे
एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में क्या क्या डिफरेंसेस है? एक्टोडर्म जो है एपिडर्मिस बनाएगा स्किन का, मेसोडर्म जो है मसल्स, आइरिस की मसल्स, सिलियरी मसल्स, आई आई का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से होता है, लेकिन मसल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? मेसोडर्म से। एंडोडर्म जो है वो मिडगट वगैरह बना देगा, एपिथेलियम बनाएगा। एक्टोडर्म हेयर बनाएगा, नेल, स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, सेक्रेशन ग्लैंड, ये सारा निर्माण एक्टोडर्म की बाहर की चीज है। मेसोडर्म बीच की चीजें, कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, डर्मिस ऑफ स्किन बनाएगा, एंड्रेनल कॉर्टेक्स, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल। एंडोडर्म बनाएगा स्टमक की ग्लैंड, इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लैरिंग्स, जो कि बिल्कुल इनर साइड के पार्ट्स। नेक्स्ट ये और क्या क्या बनाएंगे वो देख लेते हैं। एक्टोडर्म बनाएगा कॉर्निया, जो आई का है, कॉर्निया व्हाइट वाला पार्ट, लेंस, रेटिना, कंजक्टिविटा, कंजक्टिव सॉरी कंजेक्टिवा, और नेसल एपिथेलियम, इनेमल बनाएगा टीथ का, इंटरनल एक्सटर्नल ईयर बनाएगा, फॉरगट, हिंडगट, एड्रिनल मेडुला एंड एंटीरियर एंड बनाएगा। एंड की स्पेलिंग ये, ठीक है। मीजोडर्म मिडल ईयर ईयर बनाएगा, डेंटाइन बनाएगा हमारे टीथ का, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाएगा, गोनेट्स, किडनी, स्क्लेरा और फोरहेड बनाएगा आई की। एंडोडर्म बनाएगा यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना, लीवर, पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिथेलियम, यूरेथ्रा एंड लिटिल ईयर की लाइनिंग, ये सारी चीजें बनाएगा एंडोडर्म। पर जो ये चीजें हैं जो तीनों लेयर्स बनाती हैं, एक्टोडर्म, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और एंटायर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन भी एक्टोडर्म करेगा। अब जो कैविटी है उसकी जो फ्लोर होगा, कैविटी का जो फ्लोर होगा वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियोनल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जो फ्लोर यानी कि जो कैविटी है, जो हमारी कैविटी बनी थी यहाँ पर मास की वजह से, इसके फ्लोर पे यानी कि यहाँ पर एक डिस्क लाइक फॉर्म चीज, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हमने बोला एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, ये एक्टोडर्म से बनता है। रूफ जो होती है यानी ये बनाता है, इसमें एमनियोजेनिक सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? एमनियोटिक कैविटी। फ्लोर पे कैविटी है और ऊपर की तरफ क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। तो ये डिवाइड होंगे और बनाएंगे एमनियोन फॉर्मेशन करेंगे। एमनियोन जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो कौन कौन सी है? एमनियोन, कोरियन, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, एलेंटोइस एंड एमनियन योक्सिक। तो ये चार होती हैं जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, यानी अदर देन फीटस उसमें अलग अलग जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, अलग अलग काम करती हैं ये, वही इनके नाम। ठीक है, अब जो ड्यूरेशन होता है गैस्ट्रुलेशन का वो 15 डेज का होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये ट्राई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, ये देखो डायग्राम में, इससे से एपिब्लास्ट लेयर ये ऊपर वाली, हाइपोब्लास्ट नीचे वाली। अब इसमें क्या हुआ? एक्टोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया और नीचे वाली ने एंडोडर्म बन गया। ठीक है, इस तरह से फिर ये बीच में ये ट्राई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जिसमें तीनों लेयर्स आ गई। एपिब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म बनाएगी, एंड हाइपोब्लास्ट बनाएगी हमारी एंडोडर्म। न्यूरल ट्यूब बनेगी जब ये इस तरह से हमने पिंच कर दिया, बीच में से इसको ऐसे उठा दिया, तो ये इस तरह से उठ जाती है, अंदर की तरफ धंस जाती है, जो कि न्यूरल ट्यूब का निर्माण करती है। और यहीं से क्या होता है? हमारा नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नोटोकॉर्ड जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि वो फर्दर क्या बनाएगा? नोटोकॉर्ड जो है वो भी एक ऑर्गन है, और वो ही फर्दर क्या है? बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो भी सिस्टम है हमारे, उन सब का निर्माण शुरू हो जाए। डिवीजन के द्वारा क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, माइग्रेशन होता है एपिग्लास सेल का। एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक, यानी ये जो हमने बताया था ये इस तरह का स्ट्रक्चर, वो प्रिमिटिव स्ट्रीक या शैलो ग्रूव के नाम से जाना जाता है, इसको प्रिमिटिव ग्रूव भी कहते हैं। ठीक है, तो वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ इस तरह से मूव करेगा।
ये एंटीरियर साइड होता है, ये इसको पीछे वाले को पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, एंटीरियर ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर। तो आगे से पीछे की ओर जब वो धकेले जाएंगे इस तरह से, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे शैलो ग्रूव। अब जो है वो प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन हो गया, इसी को हमने प्रिमिटिव स्ट्रीक भी बोला है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में हम उसको नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, और किसी किसी में नाम देते हैं प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, तो ह्यूमन में प्रिमिटिव ग्रूव के नाम से जाना जाता है, बर्ड्स वगैरह प्रिमिटिव स्ट्रीक के नाम से जाना जाता है। थर्ड लेयर बन जाएगी मेसोडर्म, ठीक है, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की लेयर होती है। एंड इसमें एक एपरेचर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये एपरेचर फर्दर हमारे डेवलपमेंट के बाद क्या बनाएगा, एनस का निर्माण करेगा। एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो 3 लेयर में डिवाइड हो चुकी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक नोट हम लोग देखेंगे, जो गैस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो गैस्ट्रेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस, मतलब टिश्यू फॉर्मेशन। क्योंकि अभी तक सेल ही डिवाइड हो रहे थे, अब टिश्यू बनेगी। तो हिस्टो बन हिस्टो जो टर्म है वो टिश्यू के लिए यूज में आती है, तो हिस्टोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, हमने बोला था सेल से बनते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। तो ऑर्गन जो है जब वो बनना शुरू हो जाएंगे टिश्यू से, हम उसको बोल देंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस बोल दिया। अब यहाँ तक हो गया पूरा, ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो गए। प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी जो है वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो को भी यूट्रस में रख सकती है। और प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसको हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। वो पीरियड जो कि फर्टिलाइजेशन से लेके पूरा टिल बर्थ तक, यानी पैचुरेशन तक चलता है। और इसका ऑन एंड ऑन एवरेज पीरियड होता है 266 डेज का। फर्टिलाइजेशन से लेकर 280 या 266 प्लस 2 हम लोग लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से जब अनुमान लगाते हैं, तो इस तरह से अराउंड एक, जो डॉक्टर के पास जब लेडी जाती है तो उसको एक डेट दी जाती है कि इस डेट में जो है आप लोगों को इस आपको इस डेट के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि बेबी का बर्थ हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, अराउंड 9 मंथ। अगर फिक्स पूछा जाए तो 9 मंथ 7 डेज माना गया है। इसको 3 ट्राइमेस्टर में, यानी कि 3 मंथ्स में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 ही मिलेगा हमें। तो 3 3 मंथ में हमने 9 मंथ को डिवाइड कर दिया। 3, पहले 3 जो है मंथ उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये 12 वीक का होता है। इसमें क्या होता है, रेडिकल चेंजेस होते हैं मदर और एम्ब्रियो में, दोनों में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। एम्ब्रियो रिसीव करना शुरू कर जाता है न्यूट्रिशन को, कौन से वीक से ही, 2 से 4 वीक में ही डायरेक्टली एंडोमेट्रियम वॉल से वो न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। ये जो है ऑर्गेनोजेनेसिस भी, इसमें डेवलपमेंट देखा जाता है, बॉडी के ऑर्गन फॉर्मेशन होने लग जाते हैं इसी 3 महीने के दौरान। और 8th वीक खत्म होते होते मेजर स्ट्रक्चर जो है एडल्ट का वो फॉर्म हो जाता है। एक रूडिमेंट्री नहीं, छोटा सा एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में नजर आएगा। इसको अब हम बोल देंगे फीटस, जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इसके आर्म्स, हैंड, फिंगर, फीट, टोज, ये सब, माउथ, फिस्ट, ये सब देखने को मिल सकती है। फिस्ट मतलब जो ये माउथ की जो ये इस तरह से माउथ जो है हमारे बीच में से डिवाइडेड होता है, ठीक है, लिप्स बनाता है जो कि, तो ये फिस्ट जो है ये नजर आने लग जाती है, जो कि माउथ का डेवलपमेंट शो करते हैं। सीएनएस फुली पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं काम करना। फीटस जो है उसका मूवमेंट जो है अभी वो फील नहीं कर पाती है मदर, लेकिन हार्ट बीट जो है वो 6th वीक में स्टार्ट हो जाती है। स्पेकेशन आते हैं, हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है, 6th वीक में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते होते वो 7 to 10 सेंटीमीटर अराउंड लॉन्ग हो जाता है। मदर के फेस में भी रैपिडली चेंज होते हैं, उसमें थोड़ा सा किसी किसी को ग्लो नजर आता है तो किसी किसी को डलनेस नजर आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है इन 3 मंथ में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी तक चलेगी, सॉरी सस्पेंड हो जाती है। तो वो जो ब्लड है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर रिलीज होना चाहिए, वो कहाँ सप्लाई होना शुरू हो जाता है, फीटस में। हाई लेवल का प्रोजेस्टेरोन जो है
वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनिशियली चेंजेस लाना शुरू करता है, प्लेसेंटा ग्रो होना शुरू होता है, यूट्रस लार्ज होना शुरू होता है। मदर को मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया यानी सिर चकराना, वोमिटिंग या मूड स्विंग्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नाउ बात करेंगे 13 to 26 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि फीटस बहुत फास्ट ग्रो करता है। यूट्रस इतना एनफ ग्रो हो चुका होता है प्रेगनेंसी के लिए जिसमें कि फीटस जो है वो पूरा समा सकता है। फीटस एक्टिव बहुत ज्यादा हो जाता है और 30 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाता है। उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, हॉर्मोन्स लेवल जो होते हैं वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं। HCG जो था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, वो डिक्रीज हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो पूरा का पूरा रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो धीरे धीरे जो है वो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी। ठीक है, तो मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। अल्ट्रासाउंड अगर सोनोग्राफी कोई कराता है तो 18 to 20 वीक में बेबी की स्लो ग्रोथ हम देख सकते हैं। उसका मूवमेंट इजीली फील किया जा सकता है। उसके बाल देखे जा सकते हैं सिर में। कोई कोई बच्चों के नहीं होते हैं, किसी किसी के अपीयर होते हैं। और आपने देखा होगा कई बच्चे हेयर्स लेके पैदा होते हैं और कुछ जो है उनके सिर में बाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से होता है। आईब्रोज, आईलैशेस देखने को मिलेंगे। ईयर पिन्ना देखने को मिलेगा, जो ईयर लोब है। और उसका साइज जो है वो न्यू बॉर्न का हाफ हो जाता है। यानी इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि बेबी जो है जब बर्थ लेगा तब उसका साइज कितना हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो थर्ड यानी फाइनल ट्राइमेस्टर, जो कि 27th वीक से लेके पूरा बर्थ तक चलेगा। उसमें फीटस 3 से 4 किलोग्राम वेट में हो जाएगा। उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। आईज ओपन हो जाएगी। बॉडी वेट गेन कर लेगा वो। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा वो यूट्रस को पूरा का पूरा कवर अप कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा। यूट्रस पूरा स्ट्रेच हो चुका होगा। मदर भी जो है, मदर की जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो भी कंप्रेस्ड हो जाएंगे, थोड़ा से डिस्प्लेस हो जाते हैं, थोड़ा पुश के कारण होता है। उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव में दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन वगैरह, बैक मसल में पेन पेन वगैरह हो सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड आते आते फीटस पूरा डेवलप हो जाता है और वो बर्थ के लिए एकदम रेडी रहता है। ठीक है, तो ये है फीटस की कहानी। जो कि अब हम देखेंगे प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक फ्लैटेंड डिस्कोइडल ऑर्गन है। डिस्कोइडल मतलब वो क्या, प्लेसेंटा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक कनेक्शन स्थापित करता है मैटरनल यानी मदर और फीटस के बीच में। एक इस तरह से कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस फीटस को क्या करता है, सप्लाई करेगा, किसकी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट वापस ले जाएगा डेवलपिंग फीटस से। तो इस तरह जो है वो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बात करेंगे, ये देखो इस तरह से ये पूरा का पूरा फीटस बन गया है। ये घूम के जो है इसका सिर नीचे आ जाता है, क्योंकि सिर जो है वो बड़ा होता है। अगर किसी किसी बेबी के बर्थ में सिर सिर नीचे आना जरूरी है, यानी वेजाइना के माउथ की तरफ उसका अगर हेड नहीं आता है तो फिर प्रेगनेंसी में यानी पार्चुरेशन में सॉरी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो हेड बहुत भारी है। तो अगर हेड नीचे है तो पहले भारी चीज अगर पहले बाहर आएगी तो इजीली बेबी का बर्थ हो जाएगा। अगर लेग्स इधर होते हैं माउथ की तरफ, वेजाइना के माउथ की तरफ, तो दिक्कत आ सकती है, उसको फिर खींच के बाहर निकालना पड़ता है। उस केस में फिर कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। ये है एमनियोन, ये है कोरियन। एमनेट में जो भरा हुआ एमनेटिक कैविटी है, फ्लूइड है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि ये वाला जो प्लेसेंटल कॉर्ड को हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, कॉर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको। ठीक है, और फिर प्लेसेंटा फुल्ली जो है वो इस पूरे को बोलेंगे, जो कि इस तरह से अटैच हो जाता है यूट्राइन की वॉल पे। ठीक है, तो ज्यादातर कई बार केसेस में हम प्लेसेंटा इसको बोल देते हैं। ये पर्टिकुलर क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें इंटरवाइलस स्पेस भी होता है, बीच बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। यूट्राइन वॉल से अटैच हो गया। विलाई है, विलाई यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि ये प्लेसेंटा पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें पूरा धंसा हुआ है, अंदर तक कोड से जुड़ा हुआ है, मदर से जुड़ा हुआ है। इसी को प्लेसेंटा कहेंगे। और ये जो कोड है, जो नाल जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल। मोटी रस्सी के जैसा ये नजर आता है अम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा जो है वो एक ऑर्गन है ऐसा जो कि टिश्यू से बना हुआ होता है, पूरा कंप्लीटली टिश्यू का बना हुआ होता है, मदर और फीटस को जोड़ता है।
और ये कॉरियोनिक विलाई इसमें बनते हैं, जो कि हमने देखे फिंगर लाइक। ये ब्लड की सप्लाई इसमें बहुत ज्यादा होती है, और यूट्राइन वॉल से ही वो पूरा ब्लड सप्लाई लेता है मदर की। ह्यूमन का जो प्लेसेंटा है वो हीमोकोरियल है। हीमोकोरियल का मतलब होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो हीमोकोरियल इसलिए बोला है क्योंकि ब्लड की सप्लाई उससे उसको मिल रही है। तीन ब्लड वेसल्स होती हैं, दो स्मॉल आर्टरीज और एक लार्ज वेन होती है, जो कि ब्लड को, जो आर्टरी है वो तो टूवर्ड्स प्लेसेंटा वो लेके जाएगी। टूवर्ड्स प्लेसेंटा वो लेकर जाएगी। एंड जो नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसमें क्या होगा, यानी कि एक जो लार्ज वेन प्रेजेंट होगी, वो वेन क्या करेगी, फीटस तक दोबारा ब्लड लेकर आएगी। तो देखो, दो लार्ज आर्टरीज और एक, सॉरी, दो स्मॉल आर्टरीज एंड एक लार्ज वेन। ये दो स्मॉल आर्टरीज हमने बना दी, एक लार्ज वेन है। ये वेन है, ये आर्टरीज हैं दो छोटी छोटी। तो ये जो दो आर्टरीज हैं, ये ब्लड लेके जाएंगी प्लेसेंटा की तरफ, यानी कि मदर की तरफ। और ये जो वेन है, ये एक मोटी वेन होती है जो कि फीटस तक ब्लड को लेके जाती है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि मदर बड़ी होती है ना, इसलिए उनको दो स्मॉल आर्टरीज दे दी हमने। और बेबी जो है, फीटस है, वो छोटा होता है, इसलिए उसको हमने एक लार्ज वेन दे दी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, मदर को दो मिला और दो पॉइंट्स, एंड फीटस को एक। प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। क्यों? प्लेसेंटा थोड़े टाइम के लिए भी बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू का बना हुआ होता है, और वो कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, जो कि है HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। HCG जो है कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम में आएगा। एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा, वो ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करेगा, आर्टरी वेन जो है उनकी कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करके रखेगा। और रिलैक्सिन जो है वो ओवरी को, जब प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज होगी उस टाइम पे यूट्रस की वॉल को रिलैक्स करेगा, ताकि जो बेबी है वो फोम से बाहर आ सके। HCG का जब लेवल बढ़ जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते, स्टार्टिंग में बढ़ा था, बाद में आते आते लास्ट में आते आते डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्लेसेंटा अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में आते आते सिक्रेट करना शुरू कर देता है। ये जो हार्मोन से फीटस की ग्रोथ और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा वाला? प्रोजेस्टेरोन वाला। पैचुरेशन है वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, यानी कि बेबी का जो बर्थ है उसी को हम बोलेंगे पैचुरेशन। इसमें लेबर पेन्स होते हैं, यूट्राइन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन जब होंगी तो नसों में स्ट्रेस पड़ेगा, उस वजह से पेन फील होता है। पेल्विक का डायलेशन होता है, सॉरी, सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो सर्विक्स वाला पार्ट जो हमने देखा था, जो कि था यूट्रस के इधर, वेजाइना और यूट्रस के बीच में, ये वाला जो पार्ट है सर्विक्स। तो ये डायलेट होना, यानी कि ये लार्ज होना शुरू हो जाता है, ये बड़ा होना शुरू हो जाता है इसका माउथ। और इसकी वजह से जो है, ताकि बेबी को एक पैसेज मिल सके बर्थ के लिए, वो आउट ऑफ द बॉडी आ सके। लेबर जो होता है उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट और काफी अलग अलग तरह के सेंसेशंस फील होते हैं, जिसको हम लेबर पेन बोलते हैं। पार्चुरेशन जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी ग्लैंड्स और जो हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करते हैं। सिग्नल कहाँ से अराइज होता है? पूरा फुल्ली डेवलप्ड जो फिटस है वो उसको सिग्नल देता है प्लेसेंटा को, और कि उनको यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रेक्शन होने के लिए सिग्नल दिया जाता है बाई फिटस। अब इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अगर रेशियो हमने देखा, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है। अगर एस्ट्रोजन डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों का रेशियो डिक्रीज होगा, क्योंकि उसको हमने ऊपर रखा है ना, ये रेशियो बनाया है। क्लियर है? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो अगर हम बड़ी लार्ज संख्या ऊपर रखेंगे, तो दैट मीन्स हमें रेशियो में बढ़ा हुआ नजर आएगा। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, हमें रेशियो बढ़ रहा है। इस वजह से ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा। ठीक है, वो यूट्राइन की मसल्स पे जाके ऑक्सीटोसिन हार्मोन अटैच हो जाएगा, और वो कॉन्ट्रेक्शन के लिए और ज्यादा ज्यादा उसको पुश करेगा, ताकि फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है वो
यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा बाहर आ सके, उसको सिग्नल मिल सके। अब इस दौरान क्या होता है, एसीटीएच पिट्यूटरी से रिलीज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होगा, तो कुछ सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, और इस वजह से ऑक्सीटोसिन भी ट्रिगर होगा मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है, उस वजह से फिर सिग्नल मिलता है, और एसीटीएच पिट्यूटरी से रिलीज होगा, वो सिग्नल देगा एड्रिनल ग्लैंड को, जो कहाँ पे प्रेजेंट था, हमारे किडनी के ऊपर। ठीक है, वो सिक्रेट करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ये दोनों की मिले जुले सिग्नल की वजह से किसको सिग्नल मिलेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का सिग्नल मिलेगा। क्लियर है, जो कि कहाँ जाएगा, अगेन पिट्यूटरी। इस वजह से जो यूट्रस की वॉल है इतना ज्यादा वो क्या करेगी, बेबी को एक्सपेल करना शुरू कर देगी, ताकि बेबी जो है वो पुश हो और बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो। इसकी भी तीन स्टेजेस है बच्चों। डायलेशन स्टेज, डायलेशन स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स का माउथ डायलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन पेन वगैरह बढ़ जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस करेगा यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बेबी जो है वो पुश होगा डाउनवर्ड टू द यूट्रस, क्योंकि सर्विक्स के अगेंस्ट में जाना उसको, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, बार बार में वॉल्स उसको पुश कर रही है। सर्विक्स अगेन डायलेट होता चला जाएगा, और वेजाइना में भी डायलेशन होगा, उसका भी माउथ इंक्रीज हो जाएगा। कुछ आवर्स के लेबर पेन के बाद जो है वो सबसे पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है यूट्रस सॉरी फीटस की, वो ब्रेक होगी। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ब्रेक होने की वजह से कोई डिस्चार्ज जो होता है फ्लूइड का, वो फीमेल को फील होने लग जाता है, और उसके कारण जो है से इनिशियल स्टेज 1। ठीक है, इसमें क्या होगा, इससे से माउथ डायलेट होना देखो शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेज 2 में इसका माउथ जो है वो अपियर, इस तरह से राउंड माउथ जो है वो अपियर होना शुरू हो जाता है वेजाइना के माउथ में। यानी जो सिर जो है इसका हेड वाला पार्ट फीटस का, वो नजर आने लग जाता है, तो पता चल जाता है कि अब जो है बेबी का बर्थ होने वाला है। थर्ड स्टेज तक आते आते पूरा का पूरा ये बाहर तो आ ही चुका है सेकेंड स्टेज तक। उसके बाद थर्ड स्टेज में पूरी की पूरी जो अम्बिलिकल कोर्ड जो है वो बाहर आ जाती है, और उसमें उसको एक क्लैंप यानी क्लिप से उसको अ, बंद कर दिया जाता है। देखो, जैसे कि बेबी की जो आपने देखी होगी नेवल, वहां पे क्या होता है, उसको क्लैंप से एक अटैच कर देंगे ताकि ब्लड का फ्लो रुक सके। ठीक है, क्योंकि उसको कट करके निकाला जाता है। ये 22 to 60 मिनट्स का लग सकते हैं एक्सपेंशन वाली स्टेज में। और आफ्टर बर्थ बेबी जो है प्लेसेंटा से सेपरेट हम कर लेते हैं, उसको कट कर देते हैं। पूरा का पूरा जो टाइम है ये इस प्रोसेस को 10 to 45 मिनट्स लगते हैं डिलीवरी के बाद। ठीक है, यानी डिलीवरी के बाद 10 to 45 मिनट्स जो है वो पूरा का पूरा जो भी प्लेसेंटा सहित जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको बाहर रिलीज करने में लग जाता है। लैक्टेशन का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड जो है फीमेल के, वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी के एंड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करता है। जो लैक्टेशन का प्रोसेस है वो इसलिए होता है ताकि न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराया जा सके, और क्योंकि वो अंदर के एनवायरनमेंट से जब बाहर आता है तो उसको हम एकदम से कोई भी ऐसी चीज नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए मदर का ही मिल्क उसको फीड कराया जाता है। और ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैमरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम एक स्टिकी येलो फ्लूइड का सिक्रेशन होता है मेमरी ग्लैंड से जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो हो जाता है। उसमें प्रोटीन, लैक्टोज और एंटीबॉडीज जैसे आईजीए प्रेजेंट होती है, जो कि इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए बोला जाता है कि ये वाला जो मिल्क है ये बेबी को देना चाहिए। ठीक है, उसमें फैट कंटेंट कम होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है बेबी के लिए, उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो एसेंशियल है। तो एंटीबॉडीज होने की वजह से उसका जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो फुल्ली डेवलप होता है। अगर हमने उसे नहीं दिया तो फिर क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर बेबी है वो वीक रह जाए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बच्चों क्या होता है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलनेस, वेलबींग का टोटल जो इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल
फिजिकल जो आपका इफेक्ट है, जो आपकी बॉडी है, आप खुद इमोशनली बिहेवियर आपका कैसा है, सोशल एक्टिविटी आपकी कितनी अच्छी है, और फिजिकली कितना फिट हो, ये सब चीजें जो है आपको फिटनेस बताती है, आपकी फिटनेस बताती है। फिजिकली फंक्शनली लोग जो हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल शो होने चाहिए, इमोशनल उनमें नॉर्मल इमोशन होना चाहिए, बिहेवियर उनका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी हम लोग बना सकते हैं। इसका गोल ये है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखने का गोल इस वजह से है कि लोगों की अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, तो इस वजह से क्या होता है, एक चाइल्ड जो है, हम स्वस्थ हेल्दी चाइल्ड जो है वो सोसाइटी को दे सकते। अगर मदर जो है वो खुश नहीं है, या उसको हेल्दी नहीं है, इमोशनल या बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, तो वो सारा इफेक्ट किस पे आएगा, बेबी पे भी देखने को मिलता है। आरसीएच के गोल्स क्या क्या होते हैं बच्चों, देखो इसका गोल्स होता है अवेयरनेस क्रिएट करना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाना, एक हेल्दी सोसाइटी को, सॉरी, एक सोसाइटी को हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाना, यानी कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी की अच्छी है तो वो अच्छी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, जो कि सोसाइटी में अच्छा योगदान देंगे। ठीक है, इस तरह से तीन क्रिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनका गोल है इनफर्टिलिटी रेट को कम करना, फीटस जो इन्फेंट जो मर जाते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, मरने की वो रेट को कम करना, और मैटरनल यानी कि मदर की मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना इनका गोल होता है। अब ये क्या करते हैं कि इसलिए हम किस तरह कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये स्कूल्स में जो है सेक्स एजुकेशन दी जाती है, उनको एनकरेज किया जाता है बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और जो माइथ मिसकंसेप्शन बच्चों के बीच में होते हैं सेक्स रिलेटेड, उनको रिमूव किया जाता है। एसटीडी के बारे में, एड्स के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। उनको ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है गवर्नमेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बच्चों में एजुकेशन लाने की कोशिश करती है। यंगर जनरेशन को बर्थ कंट्रोल के मेथड्स बताए जाते हैं, प्रीनेटल केयर, जो प्रेग्नेंट लेडी में किस तरह से पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद में उसको कैसे केयर देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, और अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं वो बताया जाता है। और ये चीजें बताई जाती है, अवेयरनेस लाई जाती है कि सोशल सोसाइटी में जो इविल्स जो हैं, यानी कि सेक्स अब्यूज या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं उसके लिए भी अवेयर किया जाता है बच्चों को, ताकि उनसे बच्चों को बचाया जा सके, कोई भी इस तरह के जो क्राइम्स है उनको रोका जा सके। हाँ, एक अवेयरनेस और बताई जाती है, एमनेसिंटेसिस, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज में लेते हैं, उसके लिए अवेयरनेस की इसको यूज कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और चाइल्ड का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीन कब लगवानी है, कैसे उसको हेल्दी बनाना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। कपल्स को एजुकेट किया जाता है कि न्यू बॉर्न जो बेबी है, मान लो फर्स्ट टाइम कोई कपल प्रेग्नेंट हुआ है तो उस वजह से न्यू बॉर्न में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए, इसके लिए उनको बताया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। 350 मिलियन अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन जो है इंडिया की, हम बोल सकते हैं कि अब जो है वो बिलियंस में आ चुकी है, और अब तो खैर और भी ज्यादा हो गई होगी, ट्रिलियंस में, क्योंकि ये तो आपकी बुक में बहुत पहले छपा जा चुका। तो इस तरह से बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स की जानकारी दी जाती है। बर्थ कंट्रोल क्या होता है, बर्थ कंट्रोल में हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स होती हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक उससे हम रोक सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होती हैं, यूजर फ्रेंडली होती है, इफेक्टिव होती है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो दो तरह के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। तो जो टेम्पररी है उसमें सबसे पहला होता है नेचुरल मेथड या फिर सेफ पीरियड, जिसको हम रिदम पीरियड भी बोलते हैं। इसमें देखो क्या होता है कि इसमें अवॉइड किया जाता है फर्टिलाइजेशन ना हो उसको, एक वीक बिफोर जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसके यानी कि सेफ पीरियड कब माना जाता है, तो एक आइडिया लगाया जाता है कि ब्लीडिंग होने के एक वीक पहले का टाइम और एक 14th डे के बाद का टाइम जो है, उसको सेफ पीरियड माना गया है। उस टाइम पे अगर कोई रिप्रोडक्शन को अवॉइड करता है तो दैट मीन्स वो
नेचुरल मेथड यूज कर रहा है सेफ पीरियड। नाउ कोइटस, लेकिन इसकी भी 100% गारंटी नहीं होती है किसी किसी में, क्योंकि पीरियड्स डिले हो जाते हैं कभी, तो उससे वो थोड़ा सा उसका देखने को मिल सकता है कि प्रेगनेंसी आपने सेफ पीरियड का टाइम ध्यान रखा लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कॉज हो गई। कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल, यानी कि मेल पार्टनर जो होता है वो एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन उसको जब ये मालूम पड़ता है कि स्पर्म इजेकुलेट होने वाला है, तो उस टाइम पे वो पेनिस को विड्रॉ कर लेता है आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, तो ये होता है कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉवल। नेक्स्ट मेथड आता है लैक्टेशन एमेनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यानी लैक्टेशन एमेनोरिया, जब तक मदर जो है वो फीटस को फीड कराती है मिल्क, तब तक क्या होता है उसमें मेंसेस नहीं आते, तो वो टाइम पीरियड भी जो है वो सेफ पीरियड माना जाता है। केमिकल मींस, केमिकल मींस मतलब स्पर्मिसाइड्स जो होते हैं, साइड का मतलब होता है किलर, यानी स्पर्म को किल करना, यानी उसके लिए कुछ केमिकल्स, फोम, टैबलेट्स, जेलीज, क्रीम जो है वो फीमेल पार्टनर यूज कर देती है ताकि स्पर्म जो है वेजाइना तक आए तो वो मर जाए, ठीक है, डाई हो जाए। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के जस्ट बिफोर ये केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि स्पर्म जो है वो उसको किल किया जा सके। इनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं किसी को अगर सूट नहीं किए तो, और ये चांसेस होते हैं कि ये मेथड फेल भी हो सकता है। मैकेनिकल मीन्स या फिर बैरियर मेथड भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरह से हम स्पर्म को जो है वो ओवम तक पहुंचने से रोकते हैं। तो तीन तरह के बैरियर हैं। पहला है मैकेनिकल बैरियर इज कॉन्डम, जो कि एक थिन रबर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पेनिस पे इसको कवर, पेनिस को कवर किया जाता है बिफोर जस्ट पॉपुलेशन। और जो इजेकुलेटेड स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए इसके लिए उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में वो इकट्ठे हो जाते हैं। और इसको, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इस पे निरोध पे क्वेश्चन आया है, ये याद रखना। ये जो मेथड है इसको क्या बोला गया है, निरोध बोला गया, ठीक है। तो ये जो मेल कॉन्डम जो यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम निरोध, और ये एसटीडी या एड्स से भी प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट होता है डायफ्राम, यानी कि सर्विकल कैप या वॉल्स। ये जो है फीमेल पार्टनर्स यूज करती हैं, और ये भी रबर का बना हुआ होता है। ये भी क्या होता है, स्पर्म की एंट्री को रोक देता है। इसको वेजाइना के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है वो हर कोई यूज नहीं कर सकता, उसके लिए क्लिनिकल डिवाइसेस ये होती हैं, डॉक्टर ट्रेंड जो होते हैं, नर्स वगैरह वही यूज कर सकते हैं। उसमें लाइफीज लूप, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज LNG-20 या प्रोजेस्टार्ट जो है वो आते हैं। ये ऐसी डिवाइसेस होती है जिनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से क्या होता है कि एक, जैसे हार्मोन वाले जो होती है, दो तरह की होती है, हार्मोन वाली और कॉपर टी। तो कॉपर की बनी हुई जो होती है, ये कॉपर जो है इस तरह से रिलीज होता है, अपना कॉपर आयन रिलीज करता है। अगर हमने वेजाइना में इस तरह से, सॉरी यूट्रस वॉल में इसे इंसर्ट कर दिया तो ये कॉपर रिलीज करेगा, कॉपर आयन जो है वो स्पर्म को मार देता है। और ये जो है हार्मोनल होता है, जो कि हार्मोन, ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जो कि उनको, स्पर्म को जो है वो मार देगा। तो दो तरह के होते हैं ये, और इनको टेक्नीशियन के थ्रू ही हम डाल सकते हैं इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। लाइपोइज लूप जो है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, एस शेप का, ऐसा ऐसा होता है ये लाइपोइज लूप का स्ट्रक्चर, एस शेप का। ये जो है ये माइक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करता है, और वो माइक्रोफेजेस जो है स्पर्म को किल करने के काम है, ठीक है। इस तरह से प्रेगनेंसी को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए डिले किया जा सकता है। और इससे लेकिन एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत इससे हेमरेज होने का, ओकेशनली हेमरेज यानी कि कई बार इन्फेक्शन का भी खतरा होता है, कई बार ब्लीडिंग भी नजर आ जाती है। तो ये देखो बच्चों, डायग्राम ऐसा दिखता है, लाइपिस लूप भी एस शेप का होता है। नाउ फिजियोलॉजिकल या ओरल डिवाइसेस यूज करते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस में टैबलेट्स आती हैं जो कि पिल्स के नाम से हम जाना जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि फीमेल्स यूज करती हैं, इनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बनी हुई होती हैं, और ये ओवुलेशन को रोकती है, यानी एग को रिलीज होने से रोकेगी, तो इसकी वजह से भी कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाता है, कंसेप्शन हो जाता है। और एक चीज और है कि जो क्वालिटी होती है सर्विकल म्यूकस की, वो क्वालिटी ऑल्टर कर दी जाती है इन हॉर्मोन्स की टैबलेट वाले के थ्रू, ताकि स्पर्म की एंट्री को रोका जा सके। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, वेट गेन हो सकता है, नोजिया से चकरा सकता है,
ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ सकती है, ब्लड लॉस भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल पीरियड में जा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और हाँ, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद पहले ही फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उसके पहले ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई लेता है, तो उसकी वजह से उस फीमेल में स्टेरिलिटी भी देखी जा सकती है, यानी वो स्टेराइल हो जाती है, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। पिल्स का नाम होता है सहेली। अगर मेल का जो कॉन्ट्रासेप्शन का नाम आएगा तो वो निरोध के नाम से आएगा, फीमेल का है सहेली। ये नॉन स्टेरॉइडल होती है और इसको वीक में एक बार लेते हैं, और ये गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। अदर जो मेथड होते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है, डॉक्टर जो इसको सजेस्ट करते हैं आफ्टर वन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, वो एक टीनी छोटी सी एक मैच स्टिक की जैसी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है फीमेल की आर्म के नीचे यहाँ पर स्किन में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को ब्लड में सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, ये भी पिल्स की तरह ही काम करता है। समझ में आया? तो इस तरह से इसका एक्शन भी होता है। 3 से 4 साल तक जो है वो रोड को हम लोग यूज में ले सकते हैं, उसके बाद हटा के उसको दूसरी रोड यूज की जाती है। परमानेंट मेथड जो है वो क्या है? परमानेंट मेथड है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो है वो मेल्स में होती है। चल नहीं रहा है पे, मेल्स में होती है। और ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स में। ये सर्जिकल मेथड्स होते हैं, इसमें स्टेरिलाइजेशन करके कट वट किया जाता है और टाई कर देते हैं। देखो इसमें कैसे होता है वो देखते हैं। स्पर्म की पाथ को रोकना है हमें, तो यानी कि मेल्स में वेसेक्टोमी करेंगे, यानी वास डिफरेंस को यहाँ से कट करके टाई कर देंगे। फिलिपिन ट्यूब को कट करके टाई कर देंगे, तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम सिंपली अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के बाद या फिर डिफेक्ट होता है अगर फीटस में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फीटस को जो है वो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता लगा लेते हैं कि इसमें डिसऑर्डर है, तो उसको फिर जो है अबॉर्शन करवा दिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक टेक्निक होती है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है बाय द यूज ऑफ इंजेक्शन। और उसके बाद उसको जब डिटरमाइन करते हैं तो हमें पता लगता है कि उस बच्चे में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हैं। इसके कारण क्या है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने के चक्कर में सेक्स भी हम देख सकते हैं कि वो कौन से जेंडर का है, फीमेल है या मेल। तो लोग क्या है, इसको कई बार गलत ऐसे यूज करते हैं। मान लो किसी को पता चल जाता है कि मदर के वॉम्ब में बेबी जो है वो गर्ल है, तो उसको जो है वो अबॉर्ट करवा देते हैं, तो इसलिए इसको इलीगल माना गया है अबॉर्शन को। और ये जो है एमनियोसेंटेसिस बैन कर दिया गया है 1971 में। इस प्रोसेस को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है, ये इसके प्रोसेस है, ये इस तरह से पूरा लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और ऐसे कैरोटाइप बना लेते हैं, पता चल जाता है कि किस तरह से जो है उसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम एबनॉर्मल। ये जो है एमटीपी, ये विद इन फर्स्ट 12 वीक में हो जाता है या फिर 20 वीक के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन 20 वीक में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि मदर की जान को भी उसमें खतरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें अलग अलग टाइप के डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाने के चांसेस। तो वेनरल डिजीजेस भी इनको बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। वेनरेबल डिजीजेस में आता है सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो साइफिलिस एंड गोनोरिया में दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। साइफिलिस यानी कि इसको कॉज कौन करेगा? बैक्टीरिया होता है, नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। और गोनोरिया होगा नाइसीरिया गोनोरी। इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 वीक, इसमें मेल में 2 to 14 डेज और फीमेल में 7 to 21 डेज। इन्फेक्शन साइट है जेनाइटल, रेक्टल या फिर ओरल रीजन,
और इसका है यूराइनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आई। इसके सिम्टम्स हैं कि एक लेशन यानी कि बॉयल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आने लग जाता है। ठीक है, छोटी छोटी सी फुंसियां, और स्किन में रैशेस, माइल्ड फीवर, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ हेयर, पैरालिसिस, ये सब हार्ट और ब्रेन पे भी इसका इफेक्ट होता है। और गोनोरिया जो है अगर मेल में हुआ तो यूरेथ्रा में होगा, रिप्रोडक्टिव डक्ट डक्ट में, पेनिस में पस लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होने लग जाता है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, आर्थराइटिस, और उसको यूरिनेशन पास करने में भी प्रॉब्लम। अगर फीमेल में होता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग होने लग जाएगी, आर्थराइटिस होगा, और उसकी आईज में भी इफेक्ट होगा, और वल्वो वेजाइनाइटिस कॉज हो सकता है, यानी कि वेजाइना में जो है वो स्वेलिंग, आइटिस यानी वही इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकता है बिफोर प्यूबर्टी। प्रिवेंटिव करने का मेथड यही है कि लोगों को सेक्स प्रैक्टिसेस के लिए, सेक्स हाइजीन के लिए एजुकेशन देना, मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना, कॉन्डोम्स को यूज करना ड्यूरिंग कोइटस। एंड फीमेल इसमें गोनोरिया में है, सेक्स हाइजीन, कॉन्डोम यूज करना, अगेन मल्टीपल पार्टनर को अवॉइड करना। ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन दी जाती है इस वाले मेथड में, और गोनोरिया में सेफिक्सिन नाम की एक एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये है इनके सिफिलिस और गोनोरिया के मेथड डिफरेंसेस। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी मतलब कंसीव करने में इनएबिलिटी। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम दौरान भी अगर कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स वो इनफर्टाइल हो सकता है। फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, उनके कारण हो सकता है। ठीक है, फीमेल्स में पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, जबकि मेल में स्पर्म काउंट लेस होना, स्मॉल साइज होना पेनिस का, इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो इनफर्टाइल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ही सही, लेकिन ये चांसेस हो सकते हैं। इनफर्टाइल कपल जो है उसके पास पहले ये ऑप्शन रहता था कि या तो वो क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है किसी बेबी को, या फिर जिंदगी भर ही बिना बेबी के रहे। आजकल के टाइम पे कई टेक्निक्स हैं, फर्टिलिटी ड्रग से, टेस्ट ट्यूब बेबी से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आईयूआई एंड सरोगेट मदरहुड। तो इस तरह से जो है हम इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिससे कि एक इनफर्टाइल कपल को भी बेबी दिया जा सकता है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम उसमें देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आर्टिफिशियली स्पर्म को लैब कंडीशन में फ्यूज कराया जाता है, ओवम से जाइगोट बनाया जाता है, उस जाइगोट को फिर हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं मदर के वॉम। अलग अलग टेक्निक्स होती है, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें जिफ्ट जो है वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, अगर मान लो किसी की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा, इस वजह से उस एग को रिमूव किया जाता है ओवरी से, उसको फर्टिलाइज किया जाएगा लैब कंडीशन में। ठीक है, और उसको बाद में हम फैलोपियन ट्यूब में अगेन ट्रांसफर कर देंगे फर्दर डेवलप। गिफ्ट यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, ओवम कलेक्ट कर लिया और उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट दिया फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद उस सेम मदर में नहीं डाल के हम सरोगेट मदर, दूसरी मदर में डालते हैं, इसलिए हमने उसको बोला गिफ्ट। ठीक है, और ये जो गिफ्ट है इसकी रेट, जो सक्सेस रेट है वो 30% होती है। ये अगर ओविडक्ट में मान लो ब्लॉकेज वगैरह है तो उसके टाइम पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सिंगल स्पर्म है उसको डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाएगा ओवम के साइटोप्लाज्मिक लेबोरेटरी के अंदर ही ये प्रोसेस होगा। और नेचुरली जो है यहाँ पे अगर पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है एग को, कैपेसिटेशन अगर उसका कम है तो फिर ये यूज करें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में पार्टनर का जो वेजाइना है, अगर स्पर्म का काउंट नंबर कम है तो पार्टनर का वेजाइना जो है फीमेल का, उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है इनटू सर्विक्स, ताकि वो सक्सेसफुली जो है ज्यादा मात्रा, मतलब जैसे अमाउंट कम है तो कई सारे तो वहीं पे मर जाएंगे, तो इसीलिए इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट सर्विक्स में डाला जाता है ताकि वो ओवम तक पहुंच सके। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यूटेराइन कैविटी के अंदर ही इम्प्लांट कर देते हैं जो भी हमारा फिटस, सॉरी स्पर्म जो है उसको डायरेक्ट यूटेराइन की कैविटी में डाला जाता है। यानी कि यूटेराइन की कैविटी का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आईयूआई को तो हम क्या कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल
सर्विक्स में ना इंजेक्ट करके डायरेक्ट यूट्रस की वॉल में स्पर्म को डाला जाता है। ठीक है, स्पर्म बैंक टर्म आती है सीमेन बैंक, जो कि जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे सीमेन कलेक्ट करने का एक बैंक होता है, जहाँ स्टोर किया जाता है। हेल्दी मेल से स्पर्म डोनर से लिए जाते हैं, और अगर किसी को बेबी चाहिए किसी को, तो फिर वो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म उन्हें दिए जाते हैं। एडॉप्शन जो है वो पहले कपल्स के पास यही एक लीगली जो है पेपर वगैरह साइन करके, और बेबी को जो दिया जाता था उसके लिए मेडिकली फिट होना चाहिए जो पेरेंट्स उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, ताकि वो उसकी केयर कर सके। 21 ईयर से ज्यादा ईयर उसकी होनी चाहिए, ताकि वो अपने बेबी को एक अच्छी लाइफ दे सके। तो ये था बच्चों पूरा हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम लोगों ने इसमें देख लिया। तो आप लोग रिवीजन करिए, इसको देखिए, और अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।